नमस्कार बच्चों, जैसा कि रामबाण सीरीज चल रही है उसमें जो इंडियन पॉलिटी में हम लोग कल एक टॉपिक कवर किए थे संवैधानिक विकास, तो उसको आप देख लीजिएगा। उससे जो है संबंधित सभी जानकारी मिल जाएंगी। उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए थे। आईएएस हो या विभिन्न एग्जाम के स्टेट पीसी हो, सभी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं। इसमें लिखा तो इतना ही है, संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं, नागरिकता, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हुए हैं। उद्देशिका के साथ इतने क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे तो उसमें उद्देशिका भी मिलेगा, स्थापना के जो राज्यों के स्थापना का क्रम वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब राज्य और उसके क्षेत्र वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। नागरिकता का भी टॉपिक कवर होगा। संविधान के मुख्य स्रोत है जो, उसका भी टॉपिक कवर होगा। कई सारे टॉपिक को कवर करते हुए ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी। आज की सीरीज पूरी कंप्लीट होगी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए, शाम को जो है हिस्ट्री से संबंधित क्लास इस पे पड़ेगी, उसको भी आप देखिएगा। टारगेट ये है, समीक्षा अधिकारी एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्टों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कराया जाएगा। क्लियर? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को कवर भी किया जाता है, अदर भी चीजें बताई जाती है इसमें। केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, यहाँ पे जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट है, उसकी भी चर्चा इसमें करेंगे। चलिए बच्चे, टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। पहला, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। इसमें कहा जा रहा है कि इनका सीक्वेंस सही शब्दों का विचारानुसार क्रम में दीजिए, मतलब उनका क्या कीजिए, क्रम से बताइए। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो पहली तो बात है, उसमें कहा गया है हम भारत के लोग। क्लियर? लेकिन जो प्रगति बताई गई है उसमें सीक्वेंस है आपका संप्रभु या संपूर्ण प्रभुता संपन्न। ठीक है, संप्रभु है। ठीक है, सॉवरेनिटी के बारे में सेकंड वर्ड जो दिया गया है, सेकंड वर्ड है समाजवाद। समाजवाद। फिर कौन है? फिर है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष हो जाता है। फिर इसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य या प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, गणराज्य। तो आपको ये सीक्वेंस भी दिमाग में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। मतलब सॉवरेनिटी सोशलिज्म है, और ये आपका सेकुलरिज्म है, और ये डेमोक्रेटिक है, और ये क्या है आपका रिपब्लिक है। तो सीक्वेंस देखिए, जब मूल संविधान बना था तो उस समय कौन से वर्ड्स नहीं थे? समाजवाद नहीं था, पंथ निरपेक्ष वर्ड नहीं था, तो उसमें कौन सा सीक्वेंस होता? संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। जब कहता संविधान लागू हुआ तब सीक्वेंस क्या था, तब ये अपने अपना जोड़ दीजिएगा। लेकिन संविधान संशोधन होने के बाद वर्तमान में जो है क्या हो रहा है, मतलब संविधान संशोधन का मतलब क्या, प्रस्तावना में संशोधन होने के बाद इसमें कौन वर्ड जोड़ दिए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो अब सीक्वेंस वर्तमान में क्या है? ये है संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहला वर्ड कौन हो जाएगा? जब देखिए इसमें सार्वभौमिक, संप्रभु का मतलब सार्वभौमिक यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। ठीक है, फिर सेकंड पे कौन आ रहा है? समाजवादी। ठीक है, वन, यहाँ पे पहला सीक्वेंस ये हो गया। फिर दूसरा सीक्वेंस कौन हो गया? ये हो गया। फिर तीसरा सीक्वेंस कौन हो गया? जो है धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। फिर सबसे लास्ट में कौन हो गया? दो। तो बचे तीन, फिर एक, फिर चार, फिर दो। कौन सा ऑप्शन? ए इज करेक्ट। क्लियर? बढ़िया आगे। तो चीजें समझते भी जाइएगा, नोट करना, नोट भी कर सकते हो कुछ चीजें। ठीक है, हाँ। अब आइए, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखो, वो प्रस्तावना का क्वेश्चन था, ये राज्य क्षेत्र वाला क्वेश्चन आ गया। कई सब्जेक्ट, कई टॉपिक इसमें, इस सब्जेक्ट में कवर किए गए। मतलब पॉलिटी में भी कई टॉपिक इसमें क्या है, इस सीरीज में कंप्लीट है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट, किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार? जो राज्य क्षेत्र की बात आती है वो पार्ट 1 में, किसमें है? पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल कौन है? 4 तक है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। और इसमें 1, 2, 3 बहुत पूछे आते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है? जैसे भारत में इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने यूटीज हैं? 8 यूटीज। ये किसमें दिया है? क्वेश्चन आ जाए, यदि राज्य और यूटीज में कोई परिवर्तन होता तो किस भाग को संशोधित करना पड़ेगा? पार्ट 1 में किसको? आर्टिकल 1 को। क्लियर? सही करना पड़ेगा। फिर 2 में कोई भी नए राज्य का प्रवेश करना हो, किसी राज्य को अधिकृत करना है, इस पे जो है किसी को अपने भूभाग में मिलाना है, मतलब नए राज्य का क्या करना? प्रवेश। वो किसमें आएगा? आर्टिकल 2 में आता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 3, मतलब नए राज्य का निर्माण। मतलब भारत में कोई 2 राज्य है, उनसे बनाकर तीसरा राज्य बनाना, मतलब 2 राज्यों से मिलकर क्या बनाना? तीसरा
मतलब एक नया राज्य बना देना भारत में, क्लियर। उसकी सीमाओं में क्या करना, परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा जैसे कम या ज्यादा करना, प्लस उसके नाम में क्या करना, परिवर्तन करना। ये सब किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 3, क्लियर। 2 या 2 से अधिक राज्यों को काट कर क्या किसी राज्य को बनाना या किसी राज्य से ही कोई अन्य राज्य बनाना, ये सब किस में आएगा, आर्टिकल 3 में। ये सब बातें समझिएगा। तो इसमें कौन सा रखते हैं हम लोग, कौन है ऑप्शन, नए राज्यों का अधिकार बनाने का संसद के पास क्या है, पावर। अच्छा, जो कह रहा हूं मैं, नया राज्य बनाना हो या नए राज्य की क्या करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो या नए राज्य के नामकरण में परिवर्तन करना हो, ये आर्टिकल 3 में कहा गया है। किसको पावर दी गई, संसद को। और ऐसा करने के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बहुमत द्वारा ऐसा किया जा सकता है, क्लियर, बढ़िया है। फिर आइए क्या कहा जाए, 42वें संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें एक तो आपका समाजवाद जोड़ा गया था, वर्ड समाजवाद, और एक कौन जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और एक कौन जोड़ा गया, एकता, जो है एक अखंडता जोड़ा, एकता तो पहले से था, अखंडता क्या जोड़ा गया, अखंडता, इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, अखंडता। तो बताइए इनमें से आपका समाजवाद जोड़ा गया, बिल्कुल सही। पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, बिल्कुल सही। तो कौन हो गया, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, क्लियर। ये वर्ड्स भी याद रखिएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता किसमें जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976, इसमें प्रस्तावना है। आइए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, सीधी बात है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में क्या नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है, क्लियर। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। फिर आ जाइए ये वाला, मतलब भारत में जो गणतंत्र, जो भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति के रूप में जो अध्यक्ष भारत में होता है, तो उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मतलब चुना जाता है, ना कि वो क्या है, राजा के रूप में आता है, क्लियर। तो वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संविधान के आमुख, आमुख कहते हैं प्रस्तावना को, प्रस्तावना को कहते हैं प्रियम्बल भी कहते हैं। देखिए प्रस्तावना के कई नाम है, आमुख हिंदी में कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड एक ही याद कर लो, प्रियम्बल, क्लियर। हाँ, लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। बच्चे, मतलब जो प्रस्तावना का लक्ष्य है, उसके सभी नागरिकों के लिए क्या जो है निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, बिल्कुल क्लियर। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी निश्चित करना है, अवसर की समानता भी करना है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी करना है, ये सभी बातें करनी है। देखिए, जो इसको हम लोग देखें, इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो कुछ चीज समझते हैं ऐसे, जो हम लोग देखें प्रस्तावना में, प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ चीजें जो देखें क्या मैटर करता है। जैसे प्रस्तावना में आता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, क्या स्वतंत्रता, तो दिमाग में रखिएगा, स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई, 5 प्रकार। कितने प्रकार के, 5। कौन कौन है, सबसे पहले क्या है, विचार है, विचार है, अभिव्यक्त है, ठीक है, विश्वास है, जब विश्वास होगा तो धर्म अपने आप आ जाएगा, धर्म है, और धर्म है तो उपासना वाला तरीका, तो ये सब करने की क्या है, स्वतंत्रता मिली है। जो समानता कही जाए तो समानता अवसर की, एक है अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, किसकी, अवसर की समानता है, और दूसरी समानता किसकी है, किसकी है, प्रतिष्ठा की, किसकी है, प्रतिष्ठा की, किसकी, प्रतिष्ठा, प्लेयर डिग्निटी, जो है आपका जो आपका स्टेटस, ठीक है, पद या प्रतिष्ठा। फिर जो कहा जाए बंधुत्व, मतलब बंधुत्व कितने प्रकार का बताया गया भारतीय संविधान में, 2 प्रकार का। पहला व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा, सीधी बात, व्यक्तिगत गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति का अपना सम्मान है, गरिमा है, पर्सनल डिग्निटी है या इंडिविजुअल डिग्निटी जो है, गरिमा। प्लस बच्चे दूसरी एकता और अखंडता, पहले एकता था, अब इसमें जोड़ दिया गया एकता और अखंडता। तो ये समझिएगा क्या है, एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फिर सोचिएगा जो और चीज कहा जाए तो इसमें समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, बंधुत्व हो गया। फिर हम लोग का न्याय, न्याय 3 प्रकार का बताया गया, कितने प्रकार का, 3, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन सा, राजनीतिक। तो दिमाग में समझ गए कि नहीं, क्लियर, बढ़िया के। तो इतनी प्रकार की बातें, स्वतंत्रता 5, समानता 2 और बंधुत्व 2 और राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, 3 प्रकार के क्या है, न्याय है, बढ़िया के। चलिए आइए अगला जो है मामला क्या है, फिर आ जाइए, उधर साइड में चल रहे हैं।
हाँ, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, बीपीएससी में आया है, किसे, हम भारत के लोग, ये वाला ऑप्शन कौन, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। फिर आइए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल बात सही है, ये कहाँ अलग थे? क्लियर, ये बात क्या है, सही है। तो वजह यही बात क्या है, सही बताना था। वजह समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, ये 1950 में क्या थे, लागू नहीं थे। मैंने बताया था ये तो कब लागू हुए, 1976 में। तो ये बात सही है, सही पूछ रहा था। अब ये तो बात गलत है, 77 में कहीं संविधान संशोधन हुआ था, 76 में, 85 में नहीं, 76 द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये बात क्या है, गलत है ये भी। तो कौन सा हो गया, 7 वाला। अगला ये क्या बचे, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में सामाजिक न्याय में बताया था कल्याणकारी राज्य, और डीपीएसपी में भी जो है इस कल्याणकारी राज्य की बात आई है। हाँ, तो बताइए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। देखिए, अधिकतम संख्या में तो वो भी आ जाएंगे जिनका जो है बहुत कल्याण की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी आ जाएंगे। फिर क्या रखा है, कमजोर वर्गों के कल्याण का क्या करना, प्रबंध करना। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा दे दोगे, कल्याण हो जाएगा। शिक्षा भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, तो ये तो एक ही पर फोकस कर रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए एप्रोप्रिएट कौन सा रहा है, कमजोर वर्गों के कल्याण का क्या करना, प्रबंधन करना, ये ज्यादा सही है। बढ़िया है। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। क्लियर, बताना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, क्लियर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसे कहते हो, अंतोगत्वा उद्देशिका बना। बिल्कुल, इन्होंने जो है 13 दिसंबर में संविधान सभा में पेश किया। 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में क्या किया, प्रस्तुत। पास कब हो गया, 22 जनवरी 1947। जब ये पास हुआ तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। बात बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। बच्चे देखिए, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय नहीं दे सकता है, तो न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात क्या है, सही है। दोनों हो गए सही। इसका संशोधन नहीं कह सकता, बात बिल्कुल गलत है। इसका संशोधन देखो 1976 में ही हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, तो ये वाला गलत है। फिर संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, बिल्कुल बात सही। इसके आधार पे बहुत सारे प्रावधान रद्द नहीं हो सकते। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला, दूसरा और चौथा, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिकता प्रस्तुति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? उस समय क्या था, वही कह रहा हूँ। जब क्या 26 जो है आपका नवंबर 1950। देखिए क्या सिंपल है, लोकतांत्रात्मक गणराज्य नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व समाज, पंथ निरपेक्ष, ये सब नहीं, तो जोड़ा गया 1976 में। कौन होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य, यही तो था प्रगति उस समय। बढ़े आगे। फिर आइए किस क्वेश्चन पे, 11, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। क्लियर, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ठीक है, कहाँ सामाजिक समानता विद्यमान थी, बहुत सारे इसमें क्या किए गए, रिफॉर्म किए गए, बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हुए, बहुत सारे कानून बने समाज संबंधी सही करने के लिए। सामाजिक समानता संविधान में क्या है, प्रत्याभूत है, तो ये बात क्या है, सही है। अगला, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। सही भाव, बच्चे भारत में अनेक धर्म हैं। ठीक है, मतलब धर्मनिरपेक्ष क्या है वो वर्ड, वैसे धर्मनिरपेक्ष सही वर्ड नहीं, पंथ निरपेक्ष है, इसको इंग्लिश में देखें सेकुलर वर्ड होता है, क्या है। ठीक है, तो भारत में अनेक धर्म क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, ये कैसे धर्मनिरपेक्ष से मतलब है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, तो इच्छा बता रहा है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये क्या है, सही है। बढ़िया के क्लियर, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ देखा जाता है। ठीक है, फिर आइए, धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं होता। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ठीक है,
सम्मिलित नहीं था। 1975 76 में जोड़े गए कौन, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो कौन नहीं सम्मिलित था, अखंडता सम्मिलित नहीं था, तो ये सही हो गया। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग है। अब थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं, संशोधन होगा जो एक्ट, कुछ वाद आए, क्या कह सकते हैं वाद, जो हम लोग वाद को देखें, केसेस, जो कुछ केसेस रहे हैं। फर्स्ट केस कौन रहा है आपका, कौन सा रहा है सबसे पहला केस, बेरूबारी आया था कि नहीं, बेरूबारी कब आया था, 1960 में। इसने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग, प्रस्तावना मतलब संविधान का अंग नहीं है, क्लियर, अंग नहीं है, क्या नहीं है, अंग नहीं। फिर बताया गया मतलब ये पार्ट प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं। फिर अगला कौन आता है, गोलकनाथ। गोलकनाथ क्या रहता है, गोलकनाथ कब आया था, 66 कहीं 67 मिलता है, 67 में आया ये, ठीक है। कौन, गोलकनाथ। इसने क्या कह दिया फाइनली, ठीक है, गोलकनाथ बाद कहीं के 68 भी मिलता है लेकिन 67, ठीक है। हाँ, इसमें देखते हैं क्या है गोलकनाथ में, इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, अंग, ठीक है, आत्मा को कह रहे हैं लेकिन क्या नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा अंग है लेकिन आत्मा नहीं कह रहे हैं, ठीक है, अंग है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब पूरी तरीके से इसको संविधान का पार्ट नहीं मान पा रहे हैं, पूरी तरीके से अंग आत्मा दोनों को नहीं मान पा रहे हैं, क्लियर। कौन, गोलकनाथ, मतलब पूरी तरीके से प्रस्तावना को संविधान में वो अडॉप्ट नहीं मान रहे हैं, क्लियर। फिर आ रहा है कौन सा, केशवानंद। कौन आ रहा है, मतलब ये कह रहे हैं अंग तो है लेकिन संविधान की आत्मा नहीं है, क्लियर। या आत्मा को प्रत्याभूत कर रहे हैं लेकिन ये पूरी तरीके से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं मान रहे हैं, उसमें थोड़ा सा असहमति है इनकी, क्लियर। हाँ, लेकिन ये पूरी तरीके से सहमति क्या है, केशवानंद केस हुआ, अभी तक की सबसे बड़ी पीठ बनी थी केशवानंद, कब, 1973। ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान के किसी भाग में संशोधन किया सकता है बशर्ते उसका मूलभूत ढांचा न बदले, और मूलभूत ढांचे की परिभाषा संविधान में किसी भी शब्द से संबंधित नहीं है, क्लियर। तो कौन सा हो गया। अब इसी को समर्थन करने के लिए कौन सा वाद आया था, बम्बई, ये कब आया था, 92 में, 1992 में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। तो जो है ये तो खारिज ही कर दे, प्रस्तावना अंग नहीं है, ये पूरी तरीके से सहमत नहीं है, इस बात से क्लियर हो पा रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है पूरी तरीके से। और इसमें कह रहे हैं बिल्कुल फाइनली हो गया, संविधान में प्रस्तावना उसका क्या है, अभिन्न अंग है। साथ साथ ये भी बताया कि संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन किया सकता है बशर्ते उसका मौलिक ढांचा न बदले, क्लियर। आगे आइए, फिर आइए कहाँ पे हम लोग पहुंचे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बच्चे देखिए, संस्थात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, अध्यक्षात्मक ही नहीं है, क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। महत्वपूर्ण तत्व इसमें से कौन है, कौन है, संप्रभुता है, क्या है, संप्रभुता। इनमें में से कौन सा सुशासन का विशेषता नहीं है, सुशासन की व्यवस्था नहीं है, जवाबदेही, ठीक, पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है, कानून का नियम भी, लाल फीताशाही नहीं है। वैसे लाल फीताशाही का मतलब ब्यूरोक्रेसी ये सब नहीं है, ठीक है, तानाशाही, लाल फीताशाही। हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, किसमें की गई है बच्चे देखिए, जो संविधान की जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है किसमें, जो है राज्य के नीतिगत सिद्धांत अध्याय में, क्लियर, इसमें की गई है। कहाँ पे की गई, जैसे जो है कल्याणकारी राज्य की बात आ रही है, ठीक है, सामाजिक न्याय की बात आ रही है, क्लियर। ये सामाजिक न्याय डीपीएसपी में भी है और किसमें दिया है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब अगला पॉइंट कौन है, भारत में दिया गया आमुख मतलब प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं होता है, बात क्या है, सही है। महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता है, सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। फिर संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये भी क्या हो सकता है, देखते हैं इसमें फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे गया, कुछ चीजें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, बहुत बारीकी से चीजें दी होती हैं। कहाँ पे लोग, इधर है आंसर, ठीक है। एक ऑप्शन दिया है इन्होंने, 1 2 3 और फिर क्या लिखा है, सभी चारों। फिर इसको देखिए क्या है,
कहाँ पे, फिर से देखिए, शासन के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। शासन करने के उद्देश्यों को क्या करता है, उल्लिखित करता है, कर सकता है। उद्देश्य बहुत सारे ऐसे हैं, भले माने या सरकार न माने। फिर संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में क्या करता है, सहायता करता है कि नहीं करता है, करता है। तो ये सब हो सकता है, मतलब चारों सही हो सकते हैं, क्या है, उपयुक्त चारों। फिर आइए अगला, कौन सा, उपयुक्त चारों, उपयुक्त सभी। फिर आइए, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत है। मतलब सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, सार्वभौमिकता। कौन हो सकता है, सार्वभौमिकता। फिर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस से, फ्रांस के संविधान से। किससे लिया गया भारतीय मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, बच्चे किससे लिया गया, रूस। आइए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने वाले भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से उदाहरण प्रभावित हुए। राज्यसभा के गठन, बच्चे राज्यसभा के गठन की बात कहीं भी आए तो कहाँ पे, आयरलैंड। कहाँ बच्चे, आयरलैंड। राज्यसभा की बात आती है तो कौन है यहाँ पे, आयरलैंड। क्लियर, मतलब जो मनोनीत होती, इसका मतलब क्या, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, किन आधार पे, या फिर वो किसमें, साइंस में हो, या साहित्य में आगे हो, या सोशल सर्विस मतलब समाज सेवा में हो, या किसमें हो, कला में। तो ये बात 12 मनोनीत सदस्यों की बात राज्यसभा में हो रही है, किस देश से लिया जाए इसको, आयरलैंड से। ये बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की है, भारत की है। शून्यकाल किस काल के बाद आता है, प्रश्नकाल के बाद आता है। प्रश्नकाल के बाद क्या आता है, शून्यकाल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। देखिए, एक ही नागरिकता नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि वहां पे दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। संविधान की 3 सूचियां, फिर न्यायपालिका की द्वैतता, फिर क्या है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये बात बिल्कुल क्या है, संविधान के निर्वचन मतलब संविधान की व्याख्या के लिए जो है उच्चतम न्यायालय के पास शक्ति है, तो यहाँ भी है, वहां भी है। क्लियर। फिर आ जाइए 26, राज्य के अब मिलान करना है, कौन से देश से क्या लिया गया। देखो इसमें बहुत सारी चीजें कवर है जो है क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या लिया गया, राज्य के नीति कहाँ से लिया गया है बच्चे, आयरलैंड। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए। संघ एवं राज्य के संबंधों की जो अनुसूचियां हैं, समवर्ती सूची है, ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। भारत और राज्यों का संघ है, का संघ में अधिक शक्ति निहित है। बच्चे राज्यपाल की बात हो या संघ की जो बात है, पावर की बात की जा रही है, संघ की पावर क्या है, राज्यों से अधिक है। किस देश से, कनाडा से है। तो ये बात भी क्या है, सही है। क्लियर। फिर आ जाते हैं, कौन ऑप्शन है इसका, कौन सा रखेंगे, चेक कर दीजिए। ठीक है, इसको 1 मिनट पुश कीजिएगा। कहाँ पे, नीचे दिए गए, फिर आगे उसे पुश कर दी, कर दिए, प्ले कर दिए। विधि का शासन, कहाँ पे हम लोग पहुंचे, विधि का शासन कहाँ पे, विधि का शासन, विधि का शासन किसमें लगाए, देखो विधि का शासन है इंग्लैंड में, ध्यान दीजिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसमें है, जापान में। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना कहाँ पे, कनाडा में। और उभयनिष्ठ सूची कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर, समझ। उभयनिष्ठ सूची को क्या करते हैं, समवर्ती सूची। क्लियर। फिर आ जाइए, बढ़िया है। तो इसमें कौन सा मिला दोगे, देखिए 2 है, फिर कौन है, 3 है, फिर कौन है, 4 है, फिर कौन है, 1 है। 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें है, डी ऑप्शन। अगला आइए, मूल अधिकार कहाँ संबंधित है, जल्दी से, मूल अधिकार कहाँ से है, यूएसए। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है, यूके से संसदीय प्रणाली भी ली गई है। जो रिट पावर है वो भी कहाँ से ली गई है, यूके से ली गई। बहुत सारी चीजें भी यूके से आएंगी। ठीक, प्रधानमंत्री वाला जो पावर है, पद है, वो भी कहाँ से, एक हिसाब से जो अपने वहाँ मंत्रिमंडल चलता है, मंत्रिपरिषद व्यवस्था है, सब कहाँ से लिया गया, फिर आइए आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। राजकीय नेतृत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। क्लियर। तो कौन हो गया, 2 फिर 1 2 1 कौन है, 2 ऑफ ये 1। क्लियर। फिर अगला बढ़ रहा है। फिर लोकहित मुकदमे की संकल्पना याद कीजिए, 1979 में मैटर आया था, 1980 में आया था, याद कीजिए। खार्तूम जो है बनाम वाद था, बिहार सरकार वाला, बहुत सारे 2 केसेस आए थे। ठीक है, कौन है, यूएसए। चलिए कहाँ पे हम लोग, इसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत में
1979 और 80 में हुआ था। कौन इसके जनक माने जाते हैं? PN भगवती हो गए और कृष्णा अय्यर हो गए। ये क्या है, भारत में किसके जनक हैं? और जो है लेडीज मदर ऑफ PIL किसे कहा जाता है? पुष्पा रानी, पुष्पा हिंगू रानी। ठीक है, तो इनको क्लियर याद रखिएगा चीजें। हाँ, आइए, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था केवल भारत में है? भारत में तो आई है USA से, तो भारत और USA दोनों में है। आइए फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, फिर देख लेते हैं इसमें, भारत में सरकार की संघीय एकात्म दोनों प्रकार की प्रणाली। भारत में संघीय है, एकात्मता का लक्षण है, हल्का सा झुकाव है दोनों, ये नहीं है कि दोनों अलग अलग ही कहा जाए। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली नहीं सही। ये आपका कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नियुक्ति जनता द्वारा, ये गलत है। क्लियर? तो ये भी गलत, ये भी गलत। कौन हो सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की क्या है? संघीय प्रणाली। हाँ, भारत में संसदीय प्रणाली की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, मतलब भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता है। वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका भारत में भी है। भारत में वास्तविक प्रधानमंत्री, वहां भी वास्तविक प्रधानमंत्री। भारत में नाममात्र राष्ट्रपति, वहां पर राजा या रानी। दोनों में एक चीज समानता तो है। सामूहिक उत्तरदायित्व, दोनों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामूहिक उत्तरदायित्व की, जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द्विसदनीय विधायिका वहां भी है, यहाँ भी है। यहाँ पर क्या है? आपका न्यायिक पुनर्लोकन की क्या है? प्रणाली है। मतलब यहाँ पर संसद के किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा, यानी वहां पर संसद ही को विशेषाधिकार सब प्रकार के मिले हैं। क्लियर? तो बड़े कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा था, उससे ऊपर वाला भी अच्छा क्वेश्चन आया था। फिर आइए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? जानते ही हैं, कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? कौन सी लोकतंत्र की नहीं है विशेषता? भारतीय लोकतंत्र की नहीं, लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है, मतलब कौन सी भारतीय, ये संघ सरकार है, संविधान संगत विधि का शासन भी, सत्तावादी सरकार नहीं है। क्लियर? यही बात, सत्तावादी सरकार नहीं। अगला ये इधर कहाँ पर पहुंचे? हाँ, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है? संघ और राज्य सरकार दोनों का संविधान है, बल्कि अमेरिका में क्या है? अलग अलग हो जाता है। अपने भारत में संघ का और राज्य का एक ही संविधान है, तो इसीलिए भारत का संविधान क्या है? देखो, अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, नहीं हो सकता एक बड़े देश के शासन संबंधित है, ऐसा भी नहीं है। क्लियर? कौन हो सकता है? संघ और राज्य का दोनों का संविधान है एक ही संविधान में। क्लियर? आगे बढ़िए, अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें देखते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। याद रखिएगा, ये कौन कह रहा है? केसी हियर। याद रखिएगा, जो अधिक कठोर है तथा अधिक लचीले के मध्य क्या है? संतुलन स्थापित करना, ना बहुत कठोर है, ना बहुत लचीला है। बात क्या है? क्लियर? फिर आइए, भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये कहा जा रहा है किसमें? ये जो बात हो रही है किसमें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहेंगे ये तो बात इनकी हो गई, तो वन वाला इसी में आ गया, तो देखिए अपने आप बन रहे हैं। क्लियर? फिर आ जाइए, तो भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। इन्होंने बताया था, जब है संघ की बात आती है तो बताया जाता है कि भारत जो है किन्हीं परिस्थितियों में उसका संघात्मक से जब जरूरत पड़ती है, संघात्मक से एकात्मकता के लक्षण में आता है, एकात्मकता से संघात्मकता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, मतलब जो पावर संघ की है, संघ की है, राज्य की है, वो राज्य की है। क्लियर? फिर आइए, मैं समझाया था टॉपिक पूरा। फिर भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है। ये कौन कह रहा है? इसमें देख सकते हो, एक ऑप्शन मिल गया है, ऑस्टिन। याद रखिएगा, संघवाद सहकारी संघवाद की बात कौन कर रहा है? ऑस्टिन कर रहे हैं। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। ये कौन कह रहे हैं? KM मुंशी। अच्छा, कृष्णा स्वामी अय्यर क्या कह रहे हैं? कि हमारे सपनों को जो है प्रस्तावना क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है, पूरा करती है। सपनों की बात संबंधित, प्रस्तावना संबंधित कौन कह रहा है? अय्यर। और ये क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रजातांत्रिक गणराज्य की क्या है? जन्म कुंडली है। सुभाष कश्यप कहते हैं संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। सब अपने अपने विषय संबंधित कह रहे हैं। क्लियर? और सामान्यतः प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। लेकिन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल 32 को। क्लियर? फिर आइए, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होती है। देखिए, इसमें कौन सा बन सकता है? चौथा।
फिर आइए इसमें मिलान कर दिमाग में रखिएगा, अधिक लचीला और अधिक कठोर के बीच संतुलन है, कौन कह रहा है? कैसे हियर। भारतीय संविधान के संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं रह सकता है, कौन कह रहा है? बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है, ऑस्टिन कह रहे हैं। और प्रस्तावना संप्रभु है, जनकुंडली है, कौन बता रहे हैं? के. मुंशी। और विफल होती है तो यह मुक्ता प्रशासन के ध्वस्त होने का क्या है? कारण है, डॉनहम। ठीक है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण बताइए। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बात सही है, ठीक है। यह संस्थात्मक रूप की सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थे, सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करते हैं। भारत में एकीकृत शक्ति कहाँ है? किसी जगह पे, ठीक है। ये बात क्या है? भारत में किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता की पावर है, हर चीज की पावर है? नहीं, तो कौन सा हो सकता है? 1 2 3 ऑप्शन है, क्लियर। जो होगा निगेटिव वर्ड लगने ही लगेगा, ये सही नहीं हो सकता है, ठीक। फिर आइए, भारत ये संविधान की विशेषताओं वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कठिन होते हैं, विशेषता वाले। कठिन क्या होता है? इसमें कॉन्सेप्ट होता है, तो फैक्ट तो है नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है। किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? मतलब भारत का संविधान कैसा है? परिसंघीय है। देखिए क्या हो सकता है, संविधान लिखित और अनम्य है, इसका संघी से इतना कोई मतलब नहीं है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में ही नहीं थे, तो संघी कैसा हो सकता है? ठीक है। फिर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, ठीक है। ये केंद्र और राज्य के बीच क्या है? शक्तियों का वितरण है। तो ये क्या दिखा सकता है? जो है संघी वाला मेन तो यही दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? ये। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संघी का लक्षण है, दोनों लक्षण है। अब प्रायोरिटी किसको दी जाए? वैसे केंद्र और राज्यों के बीच क्या शक्ति का वितरण किससे संबंधित है? परिसंघी से। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अगला ये, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, मतलब पूरी तरीके संघात्मक। जो पूरी तरीके संघात्मक होता तो राज्यों को हर एक चीज में संप्रभुता मिली होती। किन्हीं चीजों में राज्यों के विषय पर किसका कंट्रोल है? केंद्र का। तो पूरी तरीके संघी तो नहीं है, मतलब राज्यों की अलग नागरिकता होती, केंद्र की अलग होती है। संघी का मतलब तो पूरी तरीके से ही होता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता, केंद्र की अलग और राज्य की अलग है। तो भारत में अर्ध संघात्मक है, पूरी तरीके संघात्मक भी नहीं है और पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं कि संघात्मक जो है पूरी हो ही जाए, क्लियर। तो इसका मतलब क्या? अर्ध संघात्मक का मतलब क्या है? ना तो संघात्मक है, ना ही क्या है? एकात्मक है। ये बात क्या है? दोनों सही नहीं हो रही है। अर्ध संघात्मक और ना ही क्या है? संघात्मक है, इसका मतलब ना ही एकात्मक है। तो कौन सा? दोनों सही है, व्याख्या भी क्या है? सही। अच्छा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे। फिर निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संविधान की अवधारणा कहाँ जन्म लेगी? कौन सबसे पुराना संविधान कहाँ का है? यूएसए, क्लियर। आगे आइए। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, क्लियर। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा यूएसए है कि जो है इसमें ब्रिटेन हो सकता है, इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, लिखित कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? लिखित है। लिखित संविधान के उदाहरण से पहले कहाँ ही? देखो, ब्रिटेन में संविधान तो है, लेकिन यहाँ पर कैसा संविधान नहीं है? अलिखित है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड की वर्ड है कौन? लिखित। हाँ, अब आइए, ये तो यूएसए में ही था। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, मतलब संघवादिता क्या है? व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। वैसे संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। पहले बताइए, भारत एक संघीय राज्य है कि नहीं है? है। ये क्या कह रहा है? नहीं है। तो ये वाला गलत क्या हो गया? नहीं कह रहा, तो ये वाला आर गलत है। आर गलत है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ए सही है और ये कौन है? आर गलत है कि संघीय राज्य नहीं कह रहा है, क्लियर। फिर आ जाइए, आइए संविधानात्तर जो है, मतलब संविधान से अलग। अधिकार का अर्थ है क्या है? वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जो संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त होती है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकारी जिससे आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो, ठीक है। वह शक्ति जो संविधान की सीमा का क्या करती है? अतिक्रमण करती है। वह व्यक्ति जो संविधान के अंतर्गत असाधारण क्या प्राप्त हो? शक्ति प्राप्त हो। वह शक्ति जो संविधान से सम्मत नहीं है, मतलब संविधान से इतर तो यही हो सकता है, संविधान से सम्मत नहीं हो, क्लियर। फिर अगला, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, मतलब राजनीतिक दल ही से तो यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था है, क्योंकि आपका जो निर्णय है, आपकी जो विचार है, वो आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जनप्रतिनिधि क्या करता है? संसद में बैठता है, ठीक है, वहां आपकी बात रखता है। तो
राजनीति, और वो किसी न किसी पार्टी से होता है। तो इस प्रकार कह सकते हो राजनीतिक दल लोकतंत्र के क्या है, जीवन रक्त है। और आपके अनुरूप नहीं कार्य करता तो आप अगली बार वोट नहीं देते हो और उसको क्या करते हो, बदल देते हो। तो जीवन रक्त तो राजनीतिक दल है। फिर क्यों है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। यदि आप गलत व्यक्ति को चुनते हो तो क्या होता है, शासन खराब होगा, तो सामान्यतः राजनीतिक दलों को उसको कोसते हो। जीवन रक्त है तभी तो कोसते हो, क्लियर। यदि वो गलत हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, कोसोगे। तो जीवन रक्त है, यदि वो गलत होते हैं तो क्या करते हो, राजनीतिक दलों को कोसते हो। तो दोनों बातें क्या है, सही है और एक दूसरे से रिलेवेंट हो रही कि नहीं, तो क्या हो गया, सही। अगला, उधर वाला हिस्सा छूटा तो नहीं था, ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल है, क्लियर। उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है, कई शक्तिशाली केंद्र है, पूरी तरीके से शक्तिशाली। उसमें राज्यों को भी तो क्या दी गई है, पावर दी गई कि नहीं, तभी तो अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो ये वाला क्या है, गलत है। तो ए सही है किंतु आर क्या है, गलत है, ठीक। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने बदलने का क्या है, अधिकार, यही हो गया। फिर निम्न में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन है, संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, जो कुछ है सब कार्यपालिका कौन है, जो राष्ट्रपति, खासकर अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, उस पर ही बात क्या है, कार्यपालिका की शक्तियां हैं। वहां पर कार्यपालिका विधायिका के उत्तरदायी नहीं होती है, तभी तो क्या है, एकल कार्यपालिका है, क्लियर। सारी पावर किसके पास आती है, जो राष्ट्रपति बनता है, वही अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मेन लक्षण है, ठीक है। समझ पाए कि नहीं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति बन गया, समझो सारी कार्यपालिका की पावर किसके पास आ गई, सारे निर्णय कौन कर सकता है, तो उसको विधायिका की जरूरत अब नहीं है वहां पर कुछ पास कराने के लिए, वो सारे निर्णय अपने आप कर सकता है, क्लियर। हाँ, आइए, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, गणतंत्रीय में सर्वोच्च शक्ति राष्ट्र निर्वाचित प्रधान में निहित है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित होती है, समझ पाए कि नहीं। एक राजा के समान किसमें निहित है, एक व्यक्ति में निहित है। सही नहीं है, अच्छा हाँ, सही नहीं, एक सेकेंड, हाँ, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है तो जो आपका कौन हो जाएगा, गणतंत्रीय हो जाएगा, तो वंशानुगत शासन नहीं है, क्लियर, ये नहीं बढ़ है। फिर आइए, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ठीक है। यदि जो है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित, मतलब जो भी निर्वाचित होगा वो क्या हो सकता है, उसी में शक्ति होगी। हालांकि ये बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है, निर्वाचित तो वर्ड कह रहा है, क्या कह रहा है, निर्वाचित तो होता है, वंशानुगत तो नहीं है। फिर एक ऐसी सरकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने तो निर्वाचित फिर आ गया, ठीक है। ये कह रहा है गणतंत्र के हिसाब से सही नहीं है। तो एक सर्वशक्ति राजा के समान व्यक्ति में क्या हो, तो इसमें कोई निर्वाचन आ रहा है, इसमें तो वंशानुगत शासन जैसी व्यवस्था आ रही है। तो इसका मतलब गणतंत्र से संबंधित, गणतंत्र में वंशानुगत नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, वंशानुगत जैसा लक्षण दिख रहा है, राजा में नहीं। तो ये वाला बात का सही है, तो इसका मतलब सी। बढ़े आगे, क्लियर हो चल रहा है क्वेश्चन। अब आइए, हाँ, ये क्या आ गया है, बताइए कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, बच्चे ब्रिटेन में। कहाँ विकसित हुई थी, सबसे पहले कहाँ विकसित हुई संसदीय प्रणाली, भारत में, ब्रिटेन से आई है। आइए, ब्रिटेन से। अगला, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था जो है संघात्मक है, किसने कहा है, इसको हम लोग देखेंगे एक बार, जो है क्लियर। वैसे केसी हियर है, ठीक है, आइवर जेनिंग्स और केसी हियर में डाउट लग रहा है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। अर्ध संघात्मक इसको किसने कहा है, ठीक है। चलिए, हाँ, आइए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, एक बार चेक कर भी कर सकते हो, इसमें डाउट पे थोड़ा सा, दोनों में से एक हो सकता है। हाँ, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, जनता है, कौन है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, बताइए, संसदात्मक शासन व्यवस्था, इसमें कौन है, केसी हियर है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका, केसी हियर, ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, केसी हियर। इतने सारे नाम आते रहते हैं। भारत में जनता हो चुका है। संस्थात्मक व्यवस्था, शासन व्यवस्था में बताइए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बच्चे, संस्थात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण तो नहीं होता है, ठीक है। फिर कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, नहीं होता है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, नहीं होता। विधायिका का किस पर नियंत्रण हो जाता है, क्लियर। कानून पास कराना होगा
तो विधायिका से पास होगा। विधायिका का मतलब जितने भी जो है संसद में सदस्य हैं वो सब किसमें आते हैं, तो पास तो वही करते हैं। कार्यपालिका मतलब जो मंत्री वगैरह द्वारा कोई भी प्रस्ताव से क्या बनाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कानून बनाने के लिए, उसको पास कौन करता है, विधायिका जो करती है। तो विधायिका पर किसका कंट्रोल है, विधायिका का कार्यपालिका पर कंट्रोल। ये सही अच्छा क्वेश्चन था। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक संप्रभु सत्ता संपन्न राज्य, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य, सब कुछ क्या है, सही है। अगला, निम्नलिखित में से उनके निर्माण के अनुसार कार्यक्रम बनाए जहाँ अंत में ये सब सही सेट करें। अब देखो एक मैं बता रहा हूँ लिस्ट, फिर से समझिएगा। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो दिमाग में एक बार याद कर लीजिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिएगा कुछ आयोग बने हैं, राज्य संबंधित आयोग बने, राज्यों की ऐसी स्थापना नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। एक कौन आयोग था सबसे पहला, एसके धर आयोग, ठीक है, एसके धर आयोग हो गया, और फटाक समझिएगा, एसके धर आयोग या धर आयोग कहने आयोग। इसमें क्या है आयोग में, देखिए ध्यान से, ये कब बना था, जून 1948 में बना, क्लियर, 1948 में बना। इस आयोग ने सिफारिश दी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन ना हो, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। मतलब भाषा को तरजीह नहीं दी, किसको तरजीह दी, किसको तरजीह दी, प्रशासनिक सुविधा को, प्रशासनिक सुविधा को तरजीह दी। हाँ, तो ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए राज्यों का गठन। राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा। और इनकी रिपोर्ट आई कब, दिसंबर 1948 में आई, उस रिपोर्ट में बताया गया। फिर इसके बाद दिसंबर 1948 में दूसरी एक समिति बना दी गई, 1948 में, दिसंबर 1948 में ही कौन बना दी गई, JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जो है 3 लोगों की बनी। कौन बनी, हाँ बताइए, जो है जवाहरलाल नेहरू, नेहरू रख लेते हैं हम, समझ जाइएगा। फिर पटेल रख दें, सरदार पटेल रख दें, सरदार पटेल, ठीक है। फिर कौन है, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो इनको रख दें, 3 लोगों से बनी। इन लोगों ने कब रिपोर्ट दी, अप्रैल 1949 में दी। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इन्होंने भी भाषा के आधार पे खारिज कर दिया। अब मद्रास, जो भारत देखोगे तो मद्रास पहले आंध्र प्रदेश और मद्रास पूरा ये था, पूरा मतलब एक समझ लीजिए ये ऐसे, ये आंध्र प्रदेश और मद्रास पूरा क्या था, एक ही था। तो यहाँ पर एक पोट्टी श्री रामुलु थे, वो क्या चाहते थे, मद्रास में जो कौन से हैं, कौन भाषा बोलने वाले, तेलुगु भाषा बोलने वाले, उनके लिए एक आंध्र प्रदेश जैसा क्या हो, अलग राज्य बनाया जाए। तो 56 दिन का धरना देते हैं, और 56 दिन के धरने में उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हुई तो दंगा फसाद ज्यादा होने लगा। तो तुरंत देखकर जो है, देखते हुए चीजों को देखते हुए कौन सा आयोग बना दिया गया, 53 में कौन सा आयोग, इसका नाम रहा फजल अली आयोग। कौन होगा, फजल अली आयोग। तीनों आयोग को दिमाग में जरूर रखिएगा, फजल अली आयोग। इसने जो है भाषा के आधार, ऐसा सदस्य भी कौन कौन है, एक तो फजल अली अध्यक्षता में है, इसे फजल अली आयोग कहते हैं, या इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, मतलब स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन भी कहते हैं। फिर आइए दूसरा, इसमें सदस्य कौन थे, पणिकर थे, पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, मतलब HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो 2 सदस्य भी याद रखिएगा, कुंजरू, तो 2 सदस्य भी याद रखिएगा, पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू किसमें थे, फजल अली आयोग में। ये कब बना, 1953 में। इसने जो है अपनी रिपोर्ट दी 1955 में, और 1955 में रिपोर्ट में इन्होंने क्या पास कर दिया, क्या किया, भाषा के आधार पे। देखो जो इनकी मृत्यु ना होती तो भाषा के आधार पे गठन भी ना होता, तो भाषा के आधार पे गठन, इसने कहा भाषा के आधार पे गठन होगा। अब आ जाइए फटाक से, भाषा के आधार पे किन किन का गठन हुआ, फटाक से एक बार लिस्ट देखें, बता दें लिस्ट में क्या, एक बार देखिए। पहला कौन था, जल्दी से बताइए आपका, सबसे पहला कौन स्टेब्लिश हुआ, सन मेन इंपॉर्टेंट है, वही फिल्म बहुत आता है। आंध्र प्रदेश कौन हुआ, भाषा के आधार पे, आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 में बना बच्चे, किसमें बना, 53 में बन गया, क्लियर। और जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1956 में, क्लियर। अच्छा, फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, क्लियर, ये भी याद रखिएगा। हाँ, फिर आ जाइए
फिर उसके बाद क्या बनने लगे, ये तो तुरंत बना दिया गया मैटर, वहां उसमें गंभीरता तुरंत क्या बना दिया गया, तेलुगु भाषा के आधार पर क्या कर दिया, आंध्र में क्या बना दिया गया, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। क्लियर। फिर आ जाइए, फिर कौन बन रहा है इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइएगा कुछ खास कर इंपॉर्टेंट बने, जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, एंड गुजरात, इनका का मामला कर दिया गया 1960 में। ये मतलब महाराष्ट्र गुजरात अलग करके स्थापित अलग अलग राज्य कर दिए गए भाषा के आधार पे। महाराष्ट्र मराठी, गुजरात क्या है, गुजराती। क्लियर। फिर आइए 60 में हो गया। फिर हरियाणा, हरियाणा और किसको अलग कर दिया गया, पंजाब, हरियाणा पंजाब, इनको अलग कर दिया गया 1966 में। मान लिया हिंदी और हरियाणवी वाले अलग कर दिए गए और पंजाबी वाली भाषा वाले राज्य अलग कर दिए गए। फिर नागालैंड, नागालैंड की स्थापना कब हुई, 63 में। फिर नागालैंड तो छूट गया है, नागालैंड, ये भी याद रखेगा, नागालैंड कब बना, 63 में, याद रखिएगा, चल रहा है इंपॉर्टेंट। फिर 1970 में कौन बना, हिमाचल प्रदेश, कौन बना, हिमाचल प्रदेश। फिर 1972 में याद रखिएगा 3 राज्य खास कर आते हैं, मेघालय, मेघालय, देखो जब भारत का नक्शा देखोगे इधर साइड में ऐसे ऐसे, ठीक है, तो देखिए, तो इधर मेघालय हो गया, इधर कौन हो गया, मणिपुर, और यहाँ पर कौन हो गया, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और कौन है, त्रिपुरा। ये कब आ गए, तीनों 1972। क्लियर। फिर आ जाइए, फिर कौन इधर है, सिक्किम, सिक्किम, देखिए सिक्किम 35वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला। 36वें संविधान संशोधन इसको क्या दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, तो इसको कब मिला, 1975 में। क्लियर। फिर आ जाइए, अब कौन आ रहा है सिक्किम के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट जो है 87 में, 1987 में 3 है इंपॉर्टेंट। एक तो गोवा हो गया, कौन हो गया, गोवा। फिर कौन हो गया, मिजोरम भी हो गया, मिजोरम, और कौन, इधर लिख रहे हैं, मिजोरम हो गया, और कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तीनों किससे हैं, 1987। अब आ जाइए 2 जून 2014 को क्या बना था, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बन गया, कौन, तेलंगाना। कौन बन गया, तेलंगाना। ठीक है। फिर आइए, कौन बचा आपका, तेलंगाना हो गया। अब बचा है आपका 2000 में 1 नवंबर 2000 को कौन बन गया, 2000 कौन बना, एमपी से अलग हो गया, कौन बन गया, एमपी से अलग हो कौन बन गया, छत्तीसगढ़। कौन बन गया, छत्तीसगढ़। फिर बचे, फिर 9 नवंबर 2000 को कौन बन गया, उत्तराखंड। किससे अलग हो गए, यूपी से अलग हो गए, कौन बन गया, उत्तराखंड। फिर 15 नवंबर 2000 को कौन बन गया, बिहार से कौन अलग हो गया, झारखंड। तो याद रखिए कुछ इनके इंपॉर्टेंट है, बढ़िया गए। चलिए अब आ जाइए फटाक से, चलिए कहाँ पे पहुंच रहे हैं, अब इस पे करते चलेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन कई सारे आएंगे तो बार बार बता नहीं रहेगा। हाँ बताइए, सीक्वेंस सेट कर दिया जैसे, ये सीक्वेंस सब लोग सेट क्या है आपका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब बन रहा है, 1 नवंबर 2000 को, और ये कब बन रहा है, 15 नवंबर 2000 को। तो ठीक है, अरुणाचल ये 75 सेट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला कौन है, 4 4 2 और 4 2 1 3, 4 2 1 3 ये हो गया। क्लियर, बढ़िया के। अच्छा 4 2 1 3 है, 4 1 3 2 लगे, 4 2 1 3। ठीक है। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तक, कितने संघ राज्य बनाए थे, 14 राज्य, याद रखिएगा। आइए अगला, नागालैंड। नागालैंड की स्थापना अभी मैंने बताया था कब हुई थी, झारखंड, तेलंगाना। तो क्या हो गया, 2 1 4 और 3, तो कितना हो गया, 2 1 4 3, बी ऑप्शन। अगला, भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालक्रम है, वही सीक्वेंस। वजह सिक्किम 75, अरुणाचल में 87, फिर नागालैंड 63। तो गलत हो गया, नागालैंड तो किसमें चला गया, 63 में। तो नागालैंड 63, हरियाणा 65, सिक्किम 75, अरुणाचल प्रदेश 87। तो ये क्या हो गया, सही है। अगला बढ़िए, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था, कब आया था, 1 नवंबर 2000। क्लियर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख नामों से किया गया है, भारत और इंडिया, आर्टिकल 1 कहता है। क्लियर। फिर आइए, नए राज्य के गठन की शक्ति है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में कौन से आता है, आर्टिकल में, आर्टिकल 3। कौन आर्टिकल में, 3।
फिर आइए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन है, संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन, संघ है। राज्यों का क्या है बच्चे? संघ है। अगला आइए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? अनुसूची फर्स्ट, वही तो नए राज्य, कोई उसमें संख्या घटेगा बढ़ेगी। फिर आइए, भारत संघ नहीं है, फिर किसी भी राज्य का, भारत संघ नहीं, भारत तो क्या है? संघ है, ठीक है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बच्चे राज्य से उसमें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात क्या है? सही है। तो ए गलत है, कौन है? आर सही है। अगला आइए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 53 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग अभी मैं बोल रहा था कि नहीं, उसकी रिपोर्ट का मतलब जो है वो अधिनियम कब आया? 56 में आया। क्लियर? फिर आइए, रिपोर्ट तो 55 में आई थी, हाँ 1906 ये जो है ये है। अच्छा ठीक, हाँ जी, कहाँ पे? विचार कीजिए खुद से। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, तो यूनियन ऑफ स्टेट प्रयोग हुआ, ये बात क्या है? सही है। और भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल बात क्या है? सही है। अगला, एसके धार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। अभी बता रहा था क्या है? सही है। तो दोनों क्या हो गए? सही है। समझ पाया कि नहीं? अच्छा, एक अभी और भी है क्या इसमें? अरे रुपया, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, बल्कि भाषाई आधार के पक्ष में थी। तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? अब देखो, 1 और 2 वाला ये लगाओ, 1 और 2। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? एक विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण, एक विधि संसद एक विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये तो बात सही है। एक प्रकार की विधि में संसद की पहली सूची, अनुसूची और बच्चे क्या लिखा है? चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। देखिए, पहली अनुसूची में तो होगा ही होगा, चौथी अनुसूची में राज्यों की सीटों का क्या है? आवंटन, तो वहां भी थोड़ा सा कम ज्यादा नहीं हो जाएगा यदि उसमें कुछ आप कर रहे हो ऐसा? तो ये भी बात क्या है? सही है। इस प्रकार की विधि का अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन समझा जाएगा, ये बात क्या है? गलत। इस प्रकार के लिए जो ये तो 68 संविधान में संशोधन की बात करता है, किसकी करता है? और बल्कि वो जो प्रक्रिया है राज्यों का गठन करना, सीमा बदलना, नाम में परिवर्तन करना, संविधान के संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है, वो साधारण बहुमत से होता है। किस बहुमत से होता है? तो ये, और इसमें क्या कह रहा है? ये करना पड़ेगा, ये बात क्या हो गई? गलत। समझ पाए कि नहीं? और फिर क्या कह रहा है? इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र, सीमा या उसके नाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। राज्य को निर्दिष्ट कर दो लेकिन उनकी सहमति मानने योग्य नहीं है, तो ये भी बात सही है। कौन सा गलत है? सी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला में, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बिल्कुल है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये बात क्या है? गलत है। तो केवल क्या है? 1 है। ठीक है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने जो है जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की तो पहले बता दिया कि हम जो है पूरी तरीके से संप्रभु हैं, सदस्य जरूर है लेकिन हम उसके किसी भी आदेश के मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, तभी सेकंड वाला सेंटेंस क्या है? गलत है। क्लियर? आइए अगला, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश 1953 में। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना, कह रहा है एसोसिएट, कब बना? ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान के संशोधन किसका? सिक्किम को विधिवत एक संघ के पूर्ण राज्य के रूप में, ये छोटे कंफ्यूजन होइएगा। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? 20। कितनी रखी गई हैं? पढ़ाया हुआ हमने लोकसभा उसमें 20 बताया था। फिर आइए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर आई अंतर निर्दिष्ट किए गए हैं, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं किंतु नागरिकता एकहरी है, बात क्या है? अमेरिका में तो दोहरी है, इसमें क्या कह रहा है? एकहरी है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार नागरिकता मिल गई, आप कुछ भी करो तो नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, बात बिल्कुल क्या है? गलत है। अब बताइए इसमें से फटाक से कौन सा ऑप्शन बन सकता है? केवल ए। अब यहाँ पे थोड़ा बताइए, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आईएएस में आया, देखो आईएएस 2005 में। देखिए, नागालैंड, आर्टिकल बताते जाइएगा। आर्टिकल
371 का कौन है? ए। ठीक है, याद रखिएगा। असम में बोडो जनजाति पाई जाती, तो बी याद रखो। क्या रखो? बी। आर्टिकल 371 का बी है। क्लियर? याद करा भाई, याद रखिएगा, पूछ सकते डायरेक्ट। फिर सी कौन है? मणिपुर है, याद रखिएगा। 371 का कौन है? सी है। फिर आंध्र प्रदेश, हैदराबाद पहले राजधानी थी, अब तो तेलंगाना की हैदरा, एच आ रहा है कि नहीं? तो याद रखने के लिए आर्टिकल 371 का डी है। कौन है? हैदरा, डी आ रहा है, एच नहीं। 371 का कौन है? डी है। कौन है? हैदराबाद। एक और इसमें याद रखेगा, 371 का ई, जो आंध्र प्रदेश में, क्या देखो, हैदराबाद हटाओ दिमाग में, ये रखो 371 का डी में कौन है? आंध्र प्रदेश। याद रखेगा आंध्र। ई, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधित कौन है? ई है। कौन है? ई। फिर आ जाइए, सिक्किम में चाइना से फाइट होती रहती है, तो क्या होगा? 371 का एफ, फाइट होगी तो क्या हो जाएगा? एफ। फिर मिजोरम में क्या? जी, मिजोरम, जी आ रहा है, तो 300 याद करने का शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं है, याद करना पड़ेगा। 371 का क्या है? जी है। फिर आइए, अरुणाचल, चल में एच आता है, CHAL, तो एच है। 371 का कौन है? ये एच है। ये याद करना पड़ेगा, कठिन पेपर आएगा, मिला के कर सकता है। एच के बाद क्या आता है? आई आएगा। 371 का क्या है? गोवा। और इसमें दे नहीं रहा है, 371 का कौन है? जे है। उसमें कौन है? हैदराबाद और कर्नाटक। कौन है? हैदराबाद और कौन है? कर्नाटक। विशेष उपबंध है इनके लिए, कर्नाटक। क्लियर? और 371 में क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात। 371 में कौन है? महाराष्ट्र और गुजरात। बड़े याद रखिएगा इनको, इंपॉर्टेंट है। 371 है, जल्दी से बोलिए। ठीक है, 371 बी, बोडो असम। 376 सी, मणिपुर। डी, आंध्र प्रदेश। डी, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। एफ, फाइट है, सिक्किम। ई, एफ, जी, मिजोरम। फिर अरुणाचल, चल मतलब एच, 371 एच, अरुणाचल। फिर आई, ठीक है, गोवा, कुछ समझिए, गोवा में आई, ठीक है, हाँ आई, फिर कुछ समझ लो दिमाग में, हाँ। फिर क्या है? जे क्या है? कर्नाटक और, ठीक है, हाँ, कर्नाटक और हैदराबाद। अगला ये कौन सा ऑप्शन हो गया? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट कौन है? अमेरिका। अभी बता दें, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा भी है, देशीकरण द्वारा भी है, ठीक है, ठीक है, किसी भूभाग के सम्मेलन से भी है, प्रकृतिकरण के कारण भी है। ये सब कारण है। भारतीय बैंक में धन जमा कर दोगे, नहीं है, ये क्या, ये सब गलत हो जाएंगे। फिर यहाँ पे पूछा नहीं हो सकता है ना, नहीं में कौन होगा? भारतीय बैंक में धन जमा करने। क्लियर? समझे आगे? अच्छा, अब जल्दी से एक बार नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया है? बताइए, नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया है? भाग बहुत नींद भी खाए हैं, क्या किया जाए। ठंडक में नींद भी गई बहुत आती, रात बड़ी जाए इतनी हो, रात लगती है, मेरे तक के लिए छोटी है, ठीक है। जब दिन बड़ा होता है तो पता चलता है आदमी जगता है तो दिन उसको बड़ा लगता है। रात क्या है, या जितनी बड़ी बना दे, 24 घंटे की उम्र रात बना दे, तो जो है सोने में टाइम थोड़ी कैलकुलेट होता है। सो रहे हो, अभी तुम 5 बजे सर खोले हो, संडे वनडे को 5 बजे सर खोले हो, अभी तो बहुत जल्दी उठ गए, मतलब आधा घंटा और सोने, फिर तुम्हारी आंखें 9 बजे सीधे खुलेंगी। अब बताओ तुम्हारा इतना कलेक्शन बीच का क्या है, कैलकुलेटर में हुआ क्या? हाँ चलिए, भाग दो किस, ठीक है, कौन से? 5 से 11। एक कुछ आर्टिकल का समझ लीजिएगा फटाफट। आर्टिकल 5 में कहा गया है, संविधान के लागू होने से भारत में क्या है? नागरिकता की बात है। किसमें? 5 में। आर्टिकल 6 में कहा गया है, पाकिस्तान से इंडिया जो आए, इंडिया में पाकिस्तान से जो यहाँ इंडिया में प्रवासी बने आके, उनको क्या मिली है? नागरिकता। यहाँ पाकिस्तान से जो इंडिया चले आए हैं, ठीक है, बाद में एक्सप्लेनेशन बहुत करना है, इसमें बहुत जटिल एक टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल में पाकिस्तान से इंडिया की जब बात की है तो कौन सा आर्टिकल है? 6। फिर जो इंडिया से जुनून में चले गए, पाकिस्तान में फंसता भी रहे होंगे, वहां नागरिकता ले ली, वो कौन है? 7 में। किसमें हो गए? 7 में। आर्टिकल 8 में क्या हो रहा है बताइए? आर्टिकल 8 में जो मतलब भारत जो है भारत से बाहर है, ठीक है, और विकास कार्यों में लगे हैं, उनकी क्या है? ठीक है, नागरिकता है। आर्टिकल 9, इसमें क्या है? आर्टिकल 9 में बताइए फटाक से, जब किसी देश की आप नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी?
समाप्ति। समाप्ति की बात किसमें की गई है? 9 में। ठीक है, फिर आर्टिकल 10 जो है क्या है आपका 10, मतलब आपकी नागरिकता का निरंतरता बनी रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी। नागरिकता की निरंतरता किसमें आती है? 10 में। और आर्टिकल 11 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकता के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाया जाना। ये सब किसको पावर है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की? संसद को। तो किसमें आता है? 11। समझ पाए कि नहीं? एक बार मैंने रिवीजन करा दिया। 6 पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान। 7 जो भारत के बाहर विकास कार्य में है उसकी नागरिकता के संबंध में। 9 समाप्त हो जाएगी किसी देश की नागरिकता ले लोगे। और आर्टिकल क्या है? 11 तो क्या हो सकता है? संसद को कानून बनाने का अधिकार नागरिकता के संबंध में। क्लियर? फिर आइए, चलिए कहां पर पहुंचे हम लोग? देखो आप केवल क्वेश्चन आंसर नहीं लगा रहे हो, आप उस टॉपिक को भी थोड़ा बहुत कवर करते चल रहे, थोड़ा बहुत का मेन में जितना भी होता है कवर कर रहे हो। फिर भारत के संविधान के अनुसार 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। मतलब उसमें जो कानून बनाने की, विनिमय बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति है। जो विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। क्लियर? किस आर्टिकल के अंतर्गत? 240। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। का में कौन है? अंडमान निकोबार। खा में कौन है? लक्षद्वीप। गा में कौन है? दमन और दीव। ठीक है, सही नहीं है। अच्छा, तो इसमें कौन हो जाएगा? दादर नागर हवेली। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग इसमें कौन आ जाएगा? दमन द्वीप आ जाएगा। और जो है इसके बाद वाला अंगा में कौन आएगा? पुडुचेरी आएगा। बच्चे ये क्या लिखा है? गलत लिखा है। इसमें क्या होना चाहिए? दमन दीव होना चाहिए, दमन दीव। और जो है इसके बाद वाला जो अंगा होता है उसमें क्या दिया है? अंगा में जो 240 का अंगा, उसमें क्या दिया है? पुडुचेरी। आपसे पता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। 240 का अंगा लिख देगा, वहां चंडीगढ़ लिख देगा, क्या होना चाहिए? पुडुचेरी से घुमा सकता है। 240 का का में लक्षद्वीप लिख देगा, होना क्या चाहिए? अंडमान निकोबार। एक सेकेंड, इसमें दमन दीव है, इस पर देख लीजिएगा। इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, पुडुचेरी भी आता है सीक्वेंस में। तो फिर गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? और फिर ये भी गलत हो जाएगा। फिर पुडुचेरी तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो अंगा में है। ठीक है, तो दादरा नगर हवेली दमन द्वीप में हो सकता था, लेकिन उसको भी किसमें कर रहे हैं? दमन द्वीप क्या है? तो फिर गा इसको कीजिए और घा कौन है? तो दोनों गलत हो गए। अब देखा जाए इन दोनों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी कि दादरा नगर हवेली दमन द्वीप क्या हो गए हैं? दोनों क्या हो गए? एक ही यूटी बन गया। क्या बन गए? एक ही यूटी। तो फिलहाल के लिए समझिएगा, दमन द्वीप किसमें है? दमन द्वीप गा में है। और दादरा नगर हवेली किसमें है? गा में। क्लियर? तो पुडुचेरी किसमें हो गया? अंगा में। क्लियर? चलिए, इसमें तो दोनों, इसका मतलब क्या है? गलत है। क्लियर है कि नहीं? देख लिया? क्लियर? इससे जो ये दिया है, तो फिर दादरा नगर हवेली का किसमें दिया है? दमन दीव का किसमें है? दोनों है, दोनों। आज मैं क्लियर कर देता हूं, मैं क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन को। जो है इस क्वेश्चन में विवाद है थोड़ा सा, देखिए जल्दी से कवर कर रहे हैं। हाँ बच्चे देखिएगा, दादरा नगर हवेली गा में है, घा में दमन दीव अंगा। सही तो मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग गड़बड़ क्यों कर रहे हो? इसमें क्या बता रहा हूँ? ये दमन दीव किसमें है? घा में। किसमें है? लिखा गलत है, बता दो। घा जो है दमन दीव में, क्या ये जो है गा में जो आपका क्या है? दमन दीव किस? दादरा नगर हवेली किसमें है? दादरा नगर हवेली सी में है। और दमन दीव किसमें है? घा में है। ठीक है, दादरा नगर हवेली गा में है, दमन दीव किसमें है? घा में। इसको लिखिए घा। ठीक है, और इसको लिखिए क्या? गा। बता हम सही लिखिए, यहाँ गलत लिखा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या, दमन दीव किसमें आएगा? गा में। और दादरा नगर हवेली किसमें आएगा? घा में। और पुडुचेरी किसमें आएगा? अंगा में। अरे मतलब का, खा, तो इसमें कौन गलत हो गए? दोनों गलत, तभी तो मैटर फंस रहा है। ये दोनों गलत है तो बात खत्म हो गई, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। और गा है, घा है, और कौन है? क्या है? अंगा है। फटाक से देखिए कौन सा है? 240 का 1 है। ठीक है, आइए का में कौन है? अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, फिर दमन द्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया। ठीक है, और फिर कौन हो गया? दमन दीव हो गया। कौन हो गया? दमन दीव हो गया। और फिर कौन हो गया? अंगा
उच्चेरी। क्लियर, इसमें दोनों गलत है तभी इतना फंसा दिया क्वेश्चन, ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। बस दादरा नगर हवेली गा में है, घा में कौन है, दमन। क्लियर, फिर आइए, हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। फिर दमन और दीव को भारतीय संविधान 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। फिर बच्चे ये तो सही है। आइए, दादरा नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत रहे, ये क्या है, गलत है, 54 तक नहीं रहे। तो कौन सा है ऑप्शन, कह रहा है गलत, तो कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। अगला आइए, दल विहीन प्रजातंत्र महात्मा गांधी कहते हैं, कौन कहता है, महात्मा गांधी। भारत में संघीय व्यवस्था संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ठीक है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की बात सही है। फिर एकात्म का झुकाव, उसमें सशक्त मिश्रण है, सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है। राज्य में तो पावर्स तो मिली है, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी जाती हैं। ये बच्चे देखिए, न्यायिक शक्तियां भी विभाजित हैं क्या, मतलब विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के विभाजित हैं। न्यायपालिका तो संघ और राज्य के साथ से विभाजित है नहीं, वो तो अपना अलग है, वो तो एक ही भारत में न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट को थोड़ी कहा गया है कि आप केवल राज्यों को ही देखेंगे। बहुत सारे ऐसे कार्य हाई कोर्ट जो किसको देखता है, किसके विषय में, संसद के कानून की व्याख्या करने संबंधित जाते हैं हाई कोर्ट की। तो ये बात क्या हो गई, गलत। कौन सा सही हो गया, 1 2 3 ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है, चार सभी चारों नहीं होगा। अगला है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को बताइए, कौन सा प्रतिबिंबित करता है। विधि और स्वाधीनता के बीच, ये विधियां अधिक होती हैं, स्वाधीनता को कम होती है, मतलब कह रहा है यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम हो जाती है। ये सही नहीं बिल्कुल लग रहा है। यदि विधि नहीं होगी तो स्वाधीनता भी, ये बात क्या है, यदि कानून नहीं होगा तो फिर तो अत्याचार होगा, स्वाधीनता भी नहीं हो पाएगी। फिर अगला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, संविधान है, क्योंकि संविधान से ही सर्वोच्च न्यायालय आया है। फिर भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को क्या करना है, पॉजिटिव लग रहा है। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना है, बिल्कुल बात क्या है, मतलब कह रहा है विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना है। जो विविधता है वो कमजोर करने वाली नहीं है, क्या करने वाली है, सशक्त करने वाली। दोनों बातें क्या सही भी हैं और क्या है, व्याख्या भी है। क्लियर, व्याख्या ही है दोनों की, ठीक। फिर अगला, दोनों अपने आप में सत्य है, व्याख्या भी है। फिर इधर आइए, ये सही है, कुछ छूट गया क्या, ये वाला छूट गया क्या, निम्नलिखित में से इधर के सारे छूटे। आइए जल्दी से निपटाते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा वरना। हाँ, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता की देश के संविधान से प्रेरित है, भारत के ब्रिटेन से। कहां से प्रेरित है, निम्न से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, त्यागने पर, पर्यावसन में चले जाने पर, वंचित किए जाने पर, क्या है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित के संबंध में कालक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश कब बना, 53 में, ये कब बना, 70 में, हरियाणा कब बना, 66 में, 70 में, 1970, 1966, 1953 और 1975। तो पहला कौन आ रहा है, 1, फिर 3, फिर 2 और 4, 1 3 2 4, क्लियर, 1 3 2 4। फिर बढ़ना है, हो नहीं पाएंगे, पढ़े नहीं होंगे तो वहां सीक्वेंस सेट नहीं कर पाओगे, टॉपिक ही नहीं पढ़ के गए होगे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक रूप में आर्थिक न्याय का सम्मान, मुझे आर्थिक न्याय बताया गया, उद्देशिका में भी बताया गया है और डीपीएसपी में बताया गया है। आगे भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से संस्थागत रूप में निहित है। मंत्र बच्चे देखिए, संसदीय प्रशासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है, समझ रहे, कौन सा सिद्धांत किसमें निहित है, संस्थागत रूप में। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बात क्या है, सही है, ठीक है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी बात क्या है, सही है। और जब तक विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही क्या रहते हैं, मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। फिर राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, और राज्य का कोई अध्यक्ष का क्या सीन है, कौन सा अध्यक्ष है राज्य की बात, वो क्या मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं प्रावधान। तो ये बात क्या होगी, गलत हो गई, पहला और दूसरा क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बच्चे कार्यकारिणी का प्रमुख जो अध्यक्षात्मक की बताइए, बिल्कुल होता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है,
राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। अच्छा, कहने का मतलब आप देखो कौन सबसे ज्यादा सही है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। बच्चे जब वो संस्थात्मक होती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, व्यवस्थापिका को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। इसमें कह रहा है व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। तो जो है ऊपर वर्णित सभी तथ्य क्या हैं, सही लग रहे हैं। क्लियर? ये क्या है, देखिए कार्यकारिणी जब एकल कार्यपालिका है तो प्रमुख कौन हो गया, राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर सकता है, कर सकता है इसमें, ठीक है। फिर राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये भंग करने की व्यवस्था किसमें है, संस्थात्मक शासन प्रणाली में। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो उपयुक्त सभी सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हैं। बच्चे राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, जो निगेटिव हुआ ना, मतलब राज्य की सत्ता के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगा दिया जाए, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, राज्य की। तो ये बात गलत है कि नहीं है, गलत कि नहीं। फिर कह रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, ये सही है। लेकिन दूसरी वाली बात क्या, ये पहली गलत है, दूसरी वाली क्या है, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में क्या किया जाए, राज्य की सत्ता को कंट्रोल किया जाए। तो ये बात क्या है, सही है। संवैधानिक सरकार हो रही है तो कौन सा हो गया, कौन हो गया, केवल दो। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर कर सकते हो, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर कर सकते हो, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके कर सकते हो, लेकिन एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल, ये संघ राज्य क्षेत्र की बात इसमें नहीं की जा रही। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये बात क्या है, नहीं है। क्लियर? राज्यों की केवल बात होती है इसमें, संघ की बात। ये क्या कह रहा है, एक राज्य है किसको शामिल कर सकता है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये बात क्या है, गलत। तो यही सेंटेंस क्या होगा, सही। ठीक है, फिर आइए कहां पर ये हो गया था ना, और सब खत्म होने पे हम लोग खत्म करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, अगला, भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित है। परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट, क्या इनडायरेक्ट। क्लियर? थोड़ा सा टाइम, अब ये बड़े क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। क्लियर? क्योंकि अब जो है देखो सब क्वेश्चन उनको बड़े दिखेंगे, ठीक है, वन लाइनर टाइप के नहीं है इसमें। हाँ, अब आइए फटाफट करते चल रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट हो सकता है निर्वाचित की नहीं, होता ही है, तो बात सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है, गणतंत्रात्मक के साथ जोड़ा गया, तभी तो यहाँ पर क्या होता है, निर्वाचित होता है कि नहीं होता है। अच्छा, ये राष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करे, वो राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक व्यवस्था में चला गया, और ये किसकी बात कर रहा है, संसदीय प्रणाली की। तो बढ़िया के चलिए अगला, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये बात सही है, पॉजिटिव दिख रही है। महिलाएं हो गया, दलित हो गया, निर्धन हो गया, अल्पसंख्यक समूह भारत में क्या है, लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। क्यों है? क्योंकि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो दोनों बातें क्या है, सही है, और स्पष्टीकरण भी है। क्लियर? आगे बढ़िए। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम, घटता क्रम। तो सबसे जो है घटता क्रम में कौन सबसे पहले बना, और सबसे घटता क्रम में अवरोही घटता क्रम है। महाराष्ट्र हो गया, 56 में ये हो गया, नहीं हरियाणा हो गया, फिर कौन आया, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। हरियाणा, अच्छा एक सेकेंड, ये देखा जाए हरियाणा, महाराष्ट्र और सही ये बन रहा है। देखिए हरियाणा 66 में, फिर महाराष्ट्र 60 में, और वो उससे भी पहले है। क्लियर? तो कौन हो गया, जब संविधान लागू हुआ तो समझिए राजस्थान का मैटर है, वहां पे 56 नहीं गए, राजस्थान उसी में हो गया, देखना शायद पड़ेगा। 56 मतलब इनसे पहले है, किससे पहले है, इनसे पहले है। क्लियर? तो हरियाणा किसमें है, और महाराष्ट्र, हरियाणा महाराष्ट्र और कहीं दिख भी तो नहीं रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखो हरियाणा महाराष्ट्र किसमें दिख रहा है। क्लियर? चलिए अगला, ये डी ऑप्शन इज राइट है। निम्न से नागरिकता के अर्जन है जो शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है। कौन, चुनाव आयोग, सी कौन हो गया, संसद और राज्य विधायिका, यहाँ पे डी ऑप्शन कौन है, संसद। फिर संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। क्लियर?
संविधान का कोई दस्तावेज किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी। क्या नहीं है? देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन नहीं है? साम्यवादी नहीं है। ये नहीं है, मतलब ये है, लेकिन आंसर क्या होगा? साम्यवादी। अगला, मतलब ये तो भारतीय दर्शन है, राज्य समाजवादी समानता, लेकिन कह रहा नहीं है, तो कौन नहीं है? साम्यवादी। हाँ, फिर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मैसूर लिखा है। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रख दिया गया, कर्नाटक रखा गया था। मैसूर किससे बना था? मद्रास को तमिलनाडु कहा गया। तो पहला ही सेंटेंस क्या हो गया? गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, बात क्या है? सही है। बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश पहले से क्या था? संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी क्या है? सही है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? हाँ, संविधान की प्रस्तावना में। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण से नहीं है, बताइए संघीय लक्षण कौन नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, क्लियर, संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ठीक है, अभी देख लेंगे। इकहरी नागरिकता, ये संघीय लक्षण नहीं लग रहा है, कौन सा है? स्वर्ण न्यायपालिका, ये भी है, कौन है? इकहरी। लेकिन इकहरी नागरिकता जो है संघीय लक्षण कहाँ हो गया? क्योंकि फिर तो दोहरी नागरिकता हो जाता, क्लियर। तो इसमें प्रायोरिटी हो सकता है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये नहीं हो सकता। लक्षण कह रहा है क्या? तो इकहरी नागरिकता, क्लियर नहीं है, कह रहा क्या? संघीय लक्षण। तभी तो भारत को अर्धसंघात्मक व्यवस्था में कहा जा रहा है कि भारत में नागरिकता कैसी है? इकहरी है। फिर भी इसको देख लिया जाएगा, इसमें दो में से कोई सकता है, वैसे हमारे अकॉर्डिंग कौन? इकहरी नागरिकता होगा। अगला, ये कहाँ पहुंचे हम लोग? खत्म होने पे हैं क्वेश्चन। हाँ, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, बताइए संसदीय प्रणाली की सरकार है, बताइए। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं ले सकता है। बच्चे, मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यही चीज क्या बताता है? तो मैंने पढ़ाया था संसदीय प्रणाली की खास बात क्या है? लोकसभा, मंत्रि परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यही क्या दिखाता है? संसदीय, मतलब लोकसभा में नंबर्स कम हुए तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा। मतलब नंबर्स कम होने का मतलब विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव यदि पास करा दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन पार्टी ने लोकसभा में पास कर दिया किसी भी मंत्री के खिलाफ, तो पूरी मंत्रिपरिषद का देना पड़ेगा इस्तीफा, क्लियर। तो यह लगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अमेरिका। कौन से देश में? अमेरिका। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, क्लियर। फिर आइए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। बच्चे, किस देश से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से उद्देशिका का विचार लिया गया? यूएसए। आज बारिश हो रही, भी बारिश हो रही बाहर, हल्की की बारिश हो रही है। हाँ, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। बच्चे, संसद में, अभी मैंने बताया था नया राज्य बनेगा किससे? संसद में साधारण बहुमत से। फिर आइए, निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारतीय विवाद, ठीक है। भारतीय विवाद, इसमें ये नहीं हो सकता है, ये सब है नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ठीक है, प्रमुख लक्षणों में माना जाएगा, ठीक है। क्या हो सकता है? शक्तियों का परिसीमन, ये तो हो सकता है। विधि के समक्ष समता, विधि का शासन है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायी, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायी, ये क्या है? विधि का शासन है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायी, ये नहीं लग रहा है हमारे अकॉर्डिंग, कौन लग रहा है? 1, 2, 4 है, क्लियर। सरकार के प्रति जन उत्तरदायी, ये थोड़ा सा सरकार के लिए बता रहा है ना, विधि का शासन कहाँ बता रहा है? क्या बता रहा है? सरकार के प्रति जन उत्तरदायी। फिर अगला, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्म तत्व है? एकात्म तत्व बताते हैं, मतलब जो है बता रहे हैं कि संघीय व्यवस्था को नहीं बता रहे हो, किसको बता रहे हैं? एकात्म। तो इसमें देखते हैं हम लोग, राज्यपालों की नियुक्ति। बच्चे, राज्यपाल एक हिसाब से क्या कर रहा है? मतलब कंट्रोल तो कर रहा है, भले ही मुख्यमंत्री या राज्य की सरकार को पावर मिली है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर राज्यों में कौन बैठा हुआ है? राज्यपाल। तो कहीं ना कहीं एकात्मकता नहीं, एकात्मकता का भाव आ रहा है कि नहीं? मतलब केंद्र किस पे नियंत्रण कर रही है हिसाब से? राज्यों पर। किसके माध्यम से?
राज्यपाल, तो इसको हम लोग रख सकते हैं। फिर आइए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो किसमें चला जाएगा, संघात्मक में, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर न्यायिक पुनर्लोकन को अभी हम लोग रोक रहे हैं, अभी देखेंगे न्यायिक पुनर्लोकन के बाद में, इसमें कुछ इतना क्लियर नहीं। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, इसको हो सकता है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं देखा जाए सिविल से होती हैं कनेक्ट, मतलब जो देखा जाए आईपीएस है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है, मतलब देखा जाए भले निलंबित सरकार कर सकती है राज्य सरकार, लेकिन उसको क्या नहीं कर सकती है, उसको उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकती है। तो आईएएस आईपीएस केंद्र सरकार के हैं लेकिन राज्यों में कार्य कर रहे हैं, तो एक हिसाब से अखिल भारतीय सेवाओं को भी क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। अब कौन बच रहा है, अब देखिए राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व, और कौन बच रहा है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका तो वो कर रही है, ये तो हो नहीं सकती। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न राज्यों से आते हैं, सीटों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां से, तो ये क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो कौन बन रहा है, 2 3 5। अब ये बन सकता है ऑप्शन, राज्यसभा में असमान क्या है, प्रतिनिधित्व है, ये बात क्या है, बन सकता है। तो कौन हो गया आपका, देखो राज्यपाल तो पक्का होना चाहिए, राज्यपाल किस चीज में आ रहा था, इसमें राज्यपाल नहीं आ रहा था, इसे काट देते, इसमें राज्यपाल नहीं आ रहा था, किसमें बच रहा था, ये और ये। अब इसमें क्या आ रहा है, द्विसदनात्मक व्यवस्था हो नहीं सकता है, तो इसमें फिर आइए, और 6 तो इसमें भी नहीं आ रहा, फिर कौन आ रहा है इसमें, हाँ 3 नंबर पे कौन आ रहा है, राज्यसभा में 5 पे अखिल भारतीय सेवाएं पक्का है, ये और ये पक्का है, ये और ये पक्का। अब इसमें इनको चुनना था, न्यायिक पुनर्लोकन में कुछ संबंध ऐसा दिख नहीं रहा, कौन सा ही हो सकता है, 2 3 5, क्लियर। न्यायिक पुनर्लोकन तो किसी का भी हो सकता है। हाँ फिर आइए, क्या हो गया मामला, देखते हैं इसको, 2 3 5, फिर भी इसको भी हम देख लेंगे कौन क्वेश्चन है ये, 105, ठीक है, इसका क्लियर अभी कर देते हैं। 105 में अच्छा क्वेश्चन आया है ये, सही है लोगों का, कौन है, बिल्कुल क्या है, देखो 2 और 5 तो क्लियर था, 2 5 क्लियर था, कौन कंफ्यूज कर रहा है, 4 और 3, द्विसंधि वाला हो नहीं सकता, कौन होगा फिर, 4 वाला तो न्यायिक समीक्षा है, तो न्यायालय में वो तो किसी की भी कर सकती है न्यायिक समीक्षा, केंद्र का कानून हो चाहे किसका हो, राज्य का कानून हो। हाँ फिर आइए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वक्तव्य सही है, बच्चे बताइएगा। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, नहीं है, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं है, विधायिका कार्यपालिका पर जवाबदेही है, मतलब विधायिका कार्यपालिका से मतलब छोटी है, इसका मतलब विधायिका कार्यपालिका पर जवाबदेही है, बल्कि ये होना चाहिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति, तब तो सही हो सकता था। ये भी क्या हो गया, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, नहीं, एक दूसरे से दोनों क्या है, अटैच हैं, दोनों का संबंध रहता है, संबंध तो नहीं है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही, मतलब राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, ये भी तो कहीं नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो बच्चा कौन, उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन हो जाएगा, ई ऑप्शन, क्लियर। फिर आइए जो है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है, जल्दी बताइए, किसमें प्रतिबंधित होता है, उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नेतृत्व में, मूल कर्तव्य में। अच्छा उद्देशिका में किसमें होता है प्रतिबिंबित, उद्देशिका में, मतलब प्रस्तावना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत नहीं होंगे। बच्चे देखिए, भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं होंगे। पढ़िए, एक अवश्य बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत क्या हो गए, पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, उनके लिए भारतीय कार्ड धारक जो है वो जो है भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते। प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत कहाँ के नागरिक नहीं हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के हो। क्लियर, समझिएगा इस बात को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पाकिस्तान के नागरिक भारत में जो है भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं होंगे। क्लियर। फिर अगला कहाँ पहुंचे भी ये है, इसमें लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों महिलाओं की बुद्धि एवं चरित्र को, ये बात सही हो सकती है, बुद्धि एवं चरित्र को बनाता है। फिर कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने की वाली पद्धति को, मतलब कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाएगा, फिर लोकतंत्र काहे का बन पाएगा। ठीक है। फिर गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त बेहतर व्यक्ति को, दूरदर्शिता से युक्त गतिशीलता। ठीक है। फिर समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के समूह को, ये तो पक्का है, नहीं हो सकते। कौन हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर इसमें हम किसको प्रायोरिटी दे, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि एवं
चरित्र और लोकतंत्र का क्या है? देखिए बुद्धि का विकास तभी होगा जब आप स्वतंत्र होंगे, ठीक है। क्षमता ही नहीं है तो क्या है, आपका बुद्धि का विकास हो पाएगा? चलिए अगला, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव है? तो बच्चे न्याय कितना है? 3, 5, फिर 3, 5, 2 और वैसे 2 ही भ्रातृत्व भी है, लेकिन उस समय एक रहा होगा तो उन्होंने व्यक्ति गरिमा वाला पुराना उठा लिया, क्या रख मान लिया एक, बल्कि जो है 1976 में क्या हो गए? 2 हो गए। फिलहाल के 3, 5, 2, 3, 5, 2 कोई है ही नहीं, तो यही है 3, 5, 2 एक वाला है। अब इस समय तो व्यक्ति जो है भ्रातृत्व तो क्या है? व्यक्ति गरिमा और दूसरा एकता और अखंडता, 2 है, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग, ये 18 में आया क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल बात क्या है? देखो यूपीपीसी 2019 में आया है, कब आया? 19 में। फिर आइए, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अव्यक्त की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, मतलब अलग होने की मात्र वकालत करने पर अव्यक्त की स्वतंत्रता की सुरक्षा, मतलब अलग होने की वकालत करने पर क्या होगा? अव्यक्त की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ऐसा कुछ भारतीय संघवाद में बताया गया है कि मतलब अलग हो गए तो अव्यक्त की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी? ऐसा कोई बवाल ही नहीं है उसमें। सीधा मतलब है कि आप क्या है? अलग नहीं हो सकते हैं। ये क्या है? अलग होने की वकालत करने पर क्या आपको मिलेगी? अव्यक्त, मतलब ये अलग होने वाले के लिए आपको अव्यक्त की स्वतंत्रता मिलेगी, इस तरीके का मतलब अलग होने की बात करोगे, भाव समझो, मतलब देश की जब कहीं भी बात अलगाव वाली करोगे तो आपको स्वतंत्रता है या इस प्रकार की अव्यक्त स्वतंत्रता है? नहीं है। अलग होने वाले भाव की स्वतंत्रता इसमें नहीं, तो कौन सा हो सकता है? सेंटेंस कुछ समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का आता है इसमें, मतलब पीसीएस में जो सेंटेंस बना के देंगे क्वेश्चन, तो पहले सेंटेंस को आराम से एक बार ना समझ में है, 2 बार समझो, 3 बार पढ़ो, लेकिन जो है एक बार क्लियर करो, तभी किस पे गोला गोला बनाओ। ये नहीं गोला बना लियो फिर तो समझ रहे हो उसके बारे में, फिर निकल रहा है कुछ निष्कर्ष, क्या पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत। आइए देखिए, जब 2 सेंटेंस वाले हो, देखो पीसीएस का भी ट्रेंड देखना, 2 ही 2 सेंटेंस पूछा है, 2 में आपको बहुत आराम से पढ़ना पड़ेगा। अब राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक को आप स्वतंत्रता की सार्वभौमिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के बारे में स्वीकार करेंगे। स्वतंत्रता के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, पढ़ लीजिएगा। नियंत्रण का अभाव, नियंत्रण का अभाव काहे की स्वतंत्रता पे, ठीक है। हालांकि नियंत्रण का अभाव स्वतंत्रता दिखता है, लेकिन बिल्कुल नियंत्रण ही रख दोगे तो भी वो स्वतंत्रता पॉजिटिव वाली स्वतंत्रता नहीं रहेगी, थोड़ा सा आप पर क्या होना चाहिए? कंट्रोल भी होना चाहिए। पड़ेगा इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, तो ऐसी भी स्वतंत्रता भारत में कहाँ दी गई है? जहां मन होगा वहां ऑफिस में बिना कोई प्रोटोकॉल के चले जाओगे, ठीक है। जहां सुरक्षा वाली व्यवस्था होगी वहां बिना चेक कराए से चले जाओगे, तो हर प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ है? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, मतलब आपको स्वयं विकसित करने का क्या है? अवसर है, इसलिए आपको क्या मिली है? स्वतंत्रता है। समझ पाए? ये पॉजिटिव वाला लगा है, यही सही है। अगला राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये बात क्या है? गलत है। कौन शक संवत पर आधारित है? इसमें ये तुम लोग बताओगे कि 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया? कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया? जो है 57 में अपनाया गया, 50 में नहीं किया गया था। क्लियर? तो ये बात क्या हो गई? गलत है। तो क्या है? ना तो 1 ना तो 2। आप जब पढ़ रहे थे तो कॉमन सी बात, वहां 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था, अशोक की लाट वाला, ये कहीं ये आया था? यदि आता तो उसका जिक्र नहीं मैं करता। क्लियर? तो कौन सही हो गया? कोई सही नहीं है इनमें से, ना ये सही ना ये सही। ठीक, अगला ये कहां पर पहुंच गए हम लोग? 115 पे। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। संविधान के अंतर्गत जो है क्या है? बहुत सारे उपबंध भी है संविधान में, बिल्कुल ऐसे नहीं है स्वतंत्रता प्रकार से। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। सही बात है। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है।
मतलब मूल ढांचे को भारतीय संविधान क्या संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र को मानता है मूल ढांचे में। फिर अगला, भारत का संविधान नागरिकों की समानता तथा उन आदर्श जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा देने हेतु या सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता उन आदर्श जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। ये बात क्या लग रही है? ये क्या लग रहा है? सही लग रहा है? अच्छा एक चीज बताइए, मैंने कहा था क्या भारतीय संविधान मूल ढांचे को परिभाषित करता है? जब नहीं करता है तो ये तो स्पष्ट कह रहा है ना, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार, लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। किसी भी तत्व को उसने या तथ्य को उसने क्या नहीं परिभाषित किया है? मूल ढांचे के रूप में नहीं दिया है। इसमें यह कह सकता है सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया तो बात कहीं तक सही होती, तो यह बात क्या हो गई है? गलत। तो कौन सही होगा? समझ पाए कि नहीं? भारतीय संविधान कहीं भी मूल ढांचे को नहीं बताता है ये कौन मूल ढांचा है कौन, ये जो जरूर बताता है कि संशोधन करो मूल ढांचा परिवर्तित, लेकिन ये भी नहीं बताता संविधान की जो है कि ये मूल ढांचा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता रहता है, बताता रहता है कौन संविधान का मूल ढांचा है कौन नहीं है। वो न्यायिक समीक्षा जब करता है उसमें ये बात आती है। अब आइए, ठीक है, न्यायिक समीक्षा करता है, कोई ऐसा मूल अधिकार को सरकार ने बदल दिया हो संशोधन करके, तो न्यायिक समीक्षा हुई। न्यायिक समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि ये तो मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है, तो इसको क्या किया जाए? जो है ये कानून को बदलने वाले क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। फिर तो ये बात है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? बच्चे, नए राज्यों का गठन करना है संभव, फिर राज्यों के क्षेत्रों पर परिवर्तन करना संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना संभव है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश करना ये तो किस आर्टिकल में है? कंफ्यूजन बहुत रहता है 2 और 3 में। जो नए राज्यों का प्रवेश है वो किस आर्टिकल में? 2। फिर आइए, भारत के संविधान की उद्देशिका है, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। अभी देखते हैं ये सही तो कुछ लग रहा है। फिर संविधान का भाग नहीं है तो बातें गलत हो गई है। संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसमें कोई अन्य भाव है। अन्य भाग, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव, ये जो सही है, ठीक है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं, ये ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। तो कौन सा सही है? हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के इया, का, खा, गा, घा, जा, झा, इया, मतलब इया किस पे जा रहा है? देखो जे पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? मिलान कर लेना है। अब ये पूछ रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश वाला देख लेना, इंग्लिश में लिखा होगा तो वहां जे जाएगा। कौन जाएगा? जे कौन है? हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। फिर आइए, नागरिकता कानून कब पारित हुआ? दिसंबर में हुआ था और 2019 में हुआ था। कौन हो गया? 11 दिसंबर 2019। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? 4 से 11। अरे 5 से 11 है, 4 से 4 जो है, 1 से 4 तो राज्य के बारे में ही है, 5 से 11। फिर आइए, सारे बताए हैं। 5 में क्या था? संविधान लागू होने से नागरिकता। 6 में क्या था? पाकिस्तान से भारत। फिर 7 में भारत से पाकिस्तान। 8 में जो है बाहर है कोई विकास कार्य में उनसे संबंधित। फिर 9 में किसी अन्य की ग्रहण करो, किसी भी देश की करोगे तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी। फिर 10 में नागरिकता बनी रहेगी निरंतरता के बारे में। और 11 में संसद के पास पावर। इस अच्छे दिमाग में रखे। नीचे दिए गए कथन जिनमें एक क्वेश्चन एक दूसरे को, हाँ, कारण ये सब बताया गया। चलिए, कथन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में निरंतरता भी है, परिवर्तन, दोनों तत्व पाए जाते हैं कि नहीं? निरंतरता भी होती है और क्या है? परिवर्तन भी होता रहता है। ये तत्व पाए जाते हैं कि नहीं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली, ये सब तो समाहित हैं। अच्छा, ये शैलियां हैं कार्यशैली कार्य जो है राजनीतिक कार्यशैलियों में, इसीलिए क्या है इनमें निरंतरता और क्या है परिवर्तनीयता दिखती है। तो क्या होना चाहिए इसका? ये ऑप्शन सही है। दोनों सही भी हैं, व्याख्या भी करते हैं। इसको घर में फिर एक बार पढ़िएगा, ठीक है। फिर आइए, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना चाहिए। सबसे पहला किसको लगा दें? हरियाणा। फिर उसके बाद गोवा, 1987 में गोवा। तो फिर कौन है? झारखंड। फिर कौन? तेलंगाना। चौथा
पहला और तीसरा और दूसरा, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जस्टिस फजल अली, के.एम. पडिक्कर, हैदरनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे? बिल्कुल थे कि नहीं राज्य पुनर्गठन आयोग के? ये बात क्या है? सही है। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। अभी देखते हैं इसमें भी, अब देखते हैं इसमें। संसद के पास राज्य, अच्छा इसने समर्थन किया था कि नहीं? ठीक है। फिर हालांकि इसने जो भाषाई आधार पर फाइनली कहा तो भाषाई आधार पर स्थापित किए गए। फिर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, क्षेत्र बनाए गए। तो पहला भी सही लग रहा है, तीसरा भी, तो इसमें देखना पड़ेगा दूसरा वाला सही हो सकता है कि नहीं। वैसे ये जो आयोग आया था फजल अली, उसने किसके आधार पर स्थापना की बात की थी? भाषा के आधार पे। ठीक है, तो होना तो तीनों चाहिए। अब देख लिया है कि इसको भी क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि इसमें ऑप्शन एक पहला दूसरा दिया है, एक ये भी दिया है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 130 में। क्लियर? तो इसमें देखिएगा 130 में ध्यान दीजिएगा, इसने पर्टिकुलर बंबई और पंजाब की बात नहीं की थी। कौन सा सही जमाना है? पहला तीसरा। देखिए, हालांकि भाषा के आधार पर स्थापित हुए हैं, लेकिन जब आया था आयोग, उसने पर्टिकुलर किसको नहीं कहा। वो सीक्वेंस जब स्थापित भाषा के आधार पे हो रहे थे, तब किसने भी अपने को स्थापित करा लिया। लेकिन जो फजल अली आयोग ने किसकी बात की थी? ये और ये। और जब कॉमन सी बात है, ये बंबई और पंजाब हुए हैं कब जाके बताइए? बंबई हुआ है 1960 में, और ये कब हुआ? 1966 में। तो ये आयोग क्या मामला है? 1953 में, और इसकी रिपोर्ट आ गई 1955 में। तो 55 में इनकी बात कैसे करेगा? जो करता तो तुरंत क्या हो जाते? स्थापित हो जाते। क्लियर? तो आपका क्या होगा? ये पहला और क्या है? तीसरा सही। अच्छा क्वेश्चन था, समझ पाए कॉन्सेप्ट? देखो अभी रटोगे तो भूल जाओगे, पहला तीसरा ही है। मैंने बताया जगह 53 में बना और इसकी रिपोर्ट 55 में आई, और ये कब स्थापित हो रहे हैं? 60 में, और वो कब हो रहा है? 66 में। तो उस समय तो इस आयोग से तो नहीं हुआ होगा। फिर आइए, तो इसमें क्या है? आधार भले मान लिया जाए कि इसने भी भाषा के आधार पर किया। हाँ, ये क्या हो गया? 14 राज्य और कितने के शासित प्रदेश हैं? अच्छा, इस क्षेत्रीय परिषद का गठन किस कानून से हुआ था? इसी से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से क्या हुआ? क्षेत्रीय परिषद का भी गठन हुआ था। क्लियर? बढ़िया, आगे खत्म होने पे है। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बनने के साथ मिलान करें। आइए से मिलान। देखो चंडीगढ़ तुरंत ऑप्शन देख लो। ठीक है, फिर देखिए दादरा नगर हवेली, ठीक है, और कौन है? दमन दीव, और कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है, अब आइए पहले तो देखिए सी का कौन सा? दूसरा। सी का दूसरा इसमें भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। दादरा नगर हवेली बन रहा जाके है 62 में, जो कौन? नहीं, 61 में बन रहा है दादरा नगर हवेली। ठीक है, दादरा नगर हवेली किसमें है? 61 में। तो देखिए यहाँ पर कौन? डी का पहला कोई है? कौन सा? बी। और जो है सी का कौन सा है? दूसरा। और ए का कौन हो जाएगा? चौथा। ए का चौथा कौन हो गया? ए का चौथा। और जो है दमन दीव 62। क्लियर? इसको भी क्लियर कर लेते हैं। कौन सा है इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, सही है। क्लियर? बड़े 131 नंबर था ना। चलिए, हाँ फिर आइए, देखो इसमें बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, जब तक कुछ कहीं डाउट हो रहा हो। 61-62 दोनों क्या हो रहे थे? कंफ्यूजन हो रही है। कितना कंफ्यूजन है यहाँ पे, देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा। दादरा नगर हवेली कितना में जा रहा है? 61 में। और फिर आपका दमन दीव कितने में जा रहा है? बस देखो, दादरा नगर हवेली दमन दीव जहाँ आते दिमाग हैंग होने लगता है कि दोनों क्या है? एक जैसे लगते रहते हैं। तो 61 में कौन है? दादरा नगर हवेली। और फिर दमन दीव किसमें है? 62 में। ठीक है, फिर आ जाइए। हाँ, फिर आइए जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। मतलब जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किस आधार पर किया गया? तो देखा जाए भाषाई आधार पर पहली नींव किसने रख दी गई? 1920 के नागपुर अधिवेशन से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये बात भी क्या है? सही है। दोनों बातें क्या है? सही है। समझ रहे हैं? उसने मांग को स्वीकार नहीं कर दिया। जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू
वल्लभ भाई पटेल और कौन, प्रकाश सिद्धारमैया। फिर लास्ट क्वेश्चन ये है, इसके साथ खत्म हो गया, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना। अच्छा, इसमें एनआरसी भी तो आया था, इसमें बात की जा रही थी किसकी, एनआरसी की। तो वास्तविक भारतीय नागरिकों को क्या करना, पहचान करना, इसमें ये भी बात थी, ये भी था। विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, ये भी था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को क्या करना, नागरिकता देना। और ये इसमें कट गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किसको लगाए हम लोग, एक से अधिक। मतलब इसी के तहत एनआरसी भी आया था, इसी के तहत जो मैटर उसको चला था एनआरसी में भी। तो क्या है इसमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ये भी सही है। वास्तविक भारतीय नागरिक को क्या करना, पहचान करना, ठीक है, ये बातें सही हैं। बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, ये जो है थोड़ा सा अजीब लगती है, लेकिन अवैध प्रवासियों को क्या करना, उनको भी देख रेख। जब ये करोगे, वास्तविक भारतीय नागरिक पहचान करोगे, तो सब अपने आप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए हम लोगों ने, अच्छा एक अभी क्वेश्चन बाकी रह गया, अभी कितने इधर के सारे बाकी हैं? अरे चलिए इधर ना, चलिए फटाफट कर दे, बहुत इधर तो अभी कीजिए छपटा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ये बात क्या है, सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, बिल्कुल बात क्या है, सही है। दोनों बातें सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, ठीक है। वो देखो अलग कह रहा है संघात्मक, और ये बात अलग है, ठीक है। फिर आइए, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति क्या है, परिसीमित है। ये बात क्या है, सही है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, ये बात क्या है, सही है। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की लगाम संसद पे रहती है, ये बात क्या है, सही है। तो दोनों बातें क्या है, सही है। सेंटेंस का आईएएस में आया था दोनों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया था, सब बताया था, इसमें समझाया था, एक्सप्लेन किया था। किसमें क्वेश्चन आया है, आईएएस 2000, समझ पाए कि नहीं। ब्रिटिश मॉडल की एक बार चर्चा की थी, तो हमने बताया था इस चीज को, जब किसी ने पढ़ा होगा, ब्रिटिश मॉडल से तुलना कर रहे थे। चलिए आइए फिर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास है, सही बात है। एक ही अधिवास मतलब हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, भले आप राज्य में हो, किसी भी राज्य में हो, लेकिन हो तो भारत के ही। मतलब ये तो है नहीं दो अधिवास हैं, मतलब उत्तर प्रदेश और भारत, नहीं समझे मतलब, हो तो भारत के ही। मतलब आप यदि तमिलनाडु में जा रहे हैं तो वीजा की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, आप उत्तर प्रदेश के और तमिलनाडु में जा रहे हैं। पूरे भारत के नागरिकों को क्या माना गया है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं। अधिवास क्या है, एक ही है, क्लियर। ये जो अधिवास एक ही ना माना जाए तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग है, तमिलनाडु की अलग है, फिर ये हो जाएगा। और एक ही नागरिकता है तो कॉमन सी बात, एक ही क्या है, अधिवास। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक होगा केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में क्या लिखा गया है, भारत का नागरिक हो, ये जन्म वर्ण नहीं लिखा गया है। तो ये वाली बात क्या होगी, गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं करती है, क्या है, गलत। देखो 2 3 किसी में होता तो ऑप्शन ऐसे काट दीजिए, 2 3 ऐसे काट दीजिए, 3 है ऐसे काट दीजिए, और 2 भी है उसको भी क्या कर दीजिए। तो खुद ही सोचो क्या बन रहा ऑप्शन, एलिमिनेशन करके। कौन सा आईएएस 2021 का क्वेश्चन है, कौन से आईएएस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़िए, अगला, राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप क्या है, संघीय। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है, सुरक्षित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, सुरक्षित है, ठीक है। संघीय विधायिका का संगठक इकाइयों के बीच निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों में निर्वाचित प्रतिनिधि रखते हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। क्या बताना है इसमें आपको, मेन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, संघीय है। तो संघीय स्वरूप को बताने के लिए पहली बात तो ये लिखा है, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। संघ की विधायिका में जो है, विधायिका में ये तो कह नहीं रहे राज्य संघ की विधायिका, केवल संघ की विधायिका कह रहा है। तो जो है इकाइयों के, संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि, मान लीजिए पार्टीज के सदस्य होते हैं। तो ये तो बात सही नहीं, ये संघ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं।
हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के ये कोई जरूरी थोड़ी, क्षेत्रीय पार्टी मतलब जो भी गठबंधन सरकार होगी उसी के तो क्या रहेंगे, मंत्री रह सकते हैं। मतलब क्षेत्रीय पार्टी मतलब कहने का मतलब जो है कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ऐसा नहीं कि जो विधायक को उठा के क्या कर दोगे। यदि क्षेत्रीय पार्टी कोलिजन करती है, क्या करती है, किसके साथ, मतलब गठबंधन की सरकार बनी, क्षेत्रीय पार्टी उसमें उसके साथ है तब तो है, लेकिन ये कोई स्पेशल नहीं। इसमें कह रहा है क्षेत्रीय पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी के जाने से संघ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हैं हमारी बात को, क्योंकि केंद्र और राज्य के भी संबंध तो आ नहीं रहा, इससे क्षेत्रीय पार्टी आ रही है। क्लियर। फिर आइए, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, संघीय व्यवस्था से मतलब इसका क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग संघीय व्यवस्था में एक लक्षण होता है न्यायपालिका की क्या होना, स्वतंत्रता होना। ये क्या है, संघीय व्यवस्था में है। तो इसको हम लोग देखेंगे वैसे हमारे अकॉर्डिंग कौन सा ये होगा इसका। अभी देखो और कोई पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी का होना, फिर विधायिका के संगठन इकाइयों में निर्वाचित प्रतिनिधि होना, ये नहीं, हमारे हिसाब से कौन होना चाहिए। अभी भारत में एक संघीय व्यवस्था की न्यायपालिका क्या है, यहाँ पर प्रतिबद्ध कहाँ है, क्या है, स्वतंत्र है। चलिए अब आइए अगला, संवैधानिकता, सरकार का आशय क्या है। देखिए न्यायपालिका स्वतंत्र है तो केंद्र को भी देख रही है और किसको देख रही है, राज्य को भी। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो है संघात्मक लक्षण किसमें दिखता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में। फिर आइए, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है बताइए। किसी राष्ट्र की प्रसंगी संरचना वाली प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं में क्या हो, प्रतिबद्ध हो। ये अच्छा क्वेश्चन, परिबद्ध हो, हाँ परिबद्ध हो। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है। देखो प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, प्रतिबद्ध का मतलब तो ये हो गया ना, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, ये वाला गलत हो गया सेंटेंस। फिर क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। देखिए इसमें सेंटेंस क्या है, हाँ अब आइए, जो कह रहा है उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है, ठीक है। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका गलत है, शक्तियों का केंद्रीकरण भी गलत है, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण, इसमें किसको दिया जाए, शक्तियों का पृथक्करण, इसको भी क्लियर कर देते हैं। सबसे लास्ट वाला है ना, ठीक, कौन सा नंबर है, 128, कौन सा है, 128, सही है। देखो इसमें दो बन रहे हैं, निर्वाचित सरकार भी और कौन है, शक्तियों का पृथक्करण। किसको प्रायोरिटी है, शक्तियों का पृथक्करण। देखिए कोई कोई चीज में कंफ्यूजन हो जाता है, इतनी सिमिलरिटी लगती है दोनों में। हाँ, इसी के साथ हम लोगों ने जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कौन से टॉपिक कवर किए, नागरिकता कवर किया, प्रस्तावना कवर किया, स्रोत किया कवर, और राज्य क्षेत्र वाला टॉपिक कवर किया। 4 टॉपिक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर किए गए। क्लियर। तो अब इसको हम कंटिन्यू आगे सीरीज को रखेंगे और शाम को जो है हिस्ट्री क्लास रखेंगे, ऐसे ही वो हिस्ट्री का टॉपिक आगे बढ़ेंगे। क्लियर। आज के लिए क्या है, इतना ही, धन्यवाद।